जी, तो बात हुई थी आपसे पहले कि इस मीटिंग का मकसद ये है कि हम पब्लिक में कुछ अवेयरनेस फैलाएं पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जहाँ पर साइंस का रुझान थोड़ा सा कम है। और हम्म। दूसरी और सबसे अहम बात ये थी कि आपके साथ मीटिंग करने का मकसद भी ये था कि जो मेरी ऑब्जर्वेशन है या जो मैंने देखा या जो समझा है कि वो आपको एक काबिल स्टूडेंट पाया है या काबिल साइंस की फील्ड में पाया है। थैंक यू। तो इसी वजह से आपको सेलेक्ट करने का मकसद ये था। हम्म। तो सवालात हैं कुछ, तीन उनके सेक्शंस हैं। पहले सेक्शन में हम जो है वो फिलोसॉफिकल या मंतकी सवालों को देखेंगे जो साइंस से रिलेटेड है। और हम्म। दूसरे सेक्शन में थोड़े से ज़रा स्टिक टू द पॉइंट रिगोरस मैथमेटिकल और साइंटिफिक क्वेश्चन करेंगे। और हम्म। तीसरे में थोड़ी सी पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम के ऊपर थोड़ी सी बात करें। ठीक। तो अ, शुरू करें फिर हम। जी जरूर। तो सबसे पहले ये बताइए कि मैथमेटिक्स की फिलॉसफी क्या थी? ये मुश्किल क्वेश्चन है बड़ा, यानी कि ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है जैसा कि कई लोग पूछते हैं कि मैथ्स क्या है या मैथ्स की डेफिनेशन क्या है। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा उसकी, कि आपने शायद सुना होगा इस कोटेशन के बारे में। ये आई थिंक ये 1933 में एक नोबेल लॉरिएट थे बड़े मशहूर फिजिक्स में, उनका नाम था यूजीन विग्नर। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, प्रोबेबली उसका नाम था द अनरीजनेबल इफेक्टिवनेस ऑफ मैथमेटिक्स। तो क्वेश्चन ये कई दफा ये मैं पूछता हूँ कि ओके, लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैथ्स क्यों इतनी इफेक्टिव है फिजिकल फिनोमेना को डिस्क्राइब करने में। तो मेरा ये क्वेश्चन होता है हमेशा कि जी आप मुझे ये बता दो, कोई ऐसी डिस्क्रिप्शन बता दो जो मैथमेटिकल ना हो, ठीक है। और अगर ये डिस्क्रिप्शन पाई गई कभी यूनिवर्स की तो हम कहेंगे कि अच्छा हाँ यहाँ पे मैथ्स अप्लाई नहीं होती। तो एक्चुअली ये जो क्वेश्चन हम पूछते हैं ना कई दफा कि मैथ्स क्यों है इफेक्टिव यूनिवर्स को डिस्क्राइब करने के लिए, ये क्वेश्चन इसलिए पैदा होता है कि हमारे पास कोई बहुत स्ट्रिक्ट रिगरस डेफिनेशन है ही नहीं मैथ्स की। आप ये कह सकते हो कि एक मैथमेटिकल सिस्टम ना, कोई भी ऐसा सिस्टम है जो कि सेल्फ कंसिस्टेंट हो। सेल्फ कंसिस्टेंट होना जरूरी है, कंप्लीट होना जरूरी नहीं है, बिकॉज हमारे पास एक बहुत प्रोफाउंड रिजल्ट है 1930 के स्टार्ट में। आई थिंक 1930 के स्टार्ट में, हाँ। एक मुझे याद नहीं आ रहा वो कहाँ के थे फिलोसोफर, प्रॉब्ली यूरोप के कहीं थे, लेकिन उस वक्त वो अमेरिका में काम कर रहे थे प्रिंसटन में। उनका नाम है कर्ट गोडेल। कर्ट गोडेल की दो थ्योरम्स है, इनकम्प्लीटनेस थ्योरम्स। उसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने प्रूव किया था कि कोई भी सेल्फ कंसिस्टेंट सिस्टम जो होगा ना, लॉजिकल सिस्टम, वो कंप्लीट नहीं होगा। कंप्लीट का मतलब है कि उसमें एक एटलीस्ट एक ऐसी स्टेटमेंट जरूर होगी जिसको उस सिस्टम को यूज करके प्रूव नहीं किया जा सकता। तो ये जरूरी, तो ये तो हम डिमांड नहीं कर सकते कि भाई हर सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो, लेकिन आई थिंक कोई भी लॉजिकल सिस्टम जो सेल्फ कंसिस्टेंट हो वो एक मैथमेटिकल सिस्टम होता है। इसको इसकी और बेहतर डेफिनेशन अगर होगी तो उसमें आई थिंक कोई मसला होगा, लेकिन अगर है तो मैं जरूर जानना चाहूंगा। लेकिन मैथमेटिक्स की अगर आप कहो ना कि फिलोसफी क्या है, तो मैं सिर्फ ये कहूँगा एक लाइन में, अगर मैं कहूँ कि लॉजिक का या फिर रीजन का एनालिसिस जो है ना, ये मैथमेटिक्स में काम करता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल एक बड़ी अच्छी जो इसकी वो एग्जांपल है ना, वो है ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी जो है ना, वो मैथ्स की एक थ्योरी है जिसमें हम नेटवर्क्स को, नेटवर्क नहीं कहना चाहिए, डॉट्स को, जिनको हम ग्राफ थ्योरी में नोड्स कहते हैं, उनके और उनके दरमियान कनेक्शंस को स्टडी करते हैं। अब मैथमेटिशियंस को इससे कोई गर्ज नहीं होती कि वो जो डॉट्स हैं और वो जो बीच में लाइंस हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उनको इससे कोई गर्ज नहीं है। वो सिर्फ रीजन को स्टडी कर रहे हैं, यानी ये नहीं है कि वो थ्योरम्स को प्रूव कर रहे हैं रिगार्डिंग दोस नोड्स एंड दोस लाइंस। लेकिन उनका मतलब क्या है, मैथमेटिशियंस को उससे कोई गर्ज नहीं होता, वो कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उनका काम सिर्फ रीजन का एनालिसिस है, लॉजिक का एनालिसिस है, और ये पता करना है कि एक स्टेटमेंट क्या इम्प्लाई करती है और क्या एक स्टेटमेंट क्या इम्प्लाई नहीं करती। फॉर एग्जांपल अगर आप ये कहो कि सपोज करो कि एक कमरा है, उसमें कपल्स हैं, सिर्फ कपल्स हैं उसमें, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं उस कमरे में, उनको अगर आप डॉट्स से रिप्रेजेंट कर दो और जो कपल्स हैं उनको आप लाइन से ज्वाइन कर दो, तो ये भी एक ग्राफ है। लेकिन मैथमेटिशियंस जो है ना, वो इस तरह के काम नहीं करते, वो सिर्फ
डॉट्स और उनके बीच में, इन ग्राफ थ्योरी को जब वो पढ़ रहे होते हैं, उनके बीच में लाइंस का एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो मैथमेटिक्स का ये मतलब नहीं है कि इन चीज़ों का मतलब क्या है। अगर आप ये क्वेश्चन पूछोगे ना उनसे कि ओके आप ग्राफ थ्योरी पढ़ रहे हो फॉर एग्जांपल, इसका क्या मतलब है, तो ये मैथमेटिक्स का काम नहीं है। मैथमेटिक्स का काम सिर्फ रीजन है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है। कई लोग समझते हैं कि फिजिक्स का काम रीजन तलाश करना है। वेल, इस पे कई लोग बटे हुए हैं, इसमें ये काफ़ी इख्तलाफ है लोगों में, लेकिन आई थिंक फिजिक्स का काम भी जो है वो रीजन तलाश करना नहीं है, वो सिर्फ फिजिकल सिस्टम्स को स्टडी करना है और कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपने सवाल मैथमेटिक्स का किया था, तो आई थिंक मैथमेटिक्स का जो मेन काम है वो रीजनिंग और लॉजिक को स्टडी करना है। जी, यहाँ पर इसी से रिलेटेड मेरा अगला सवाल ये है कि एक मुकम्मल या जामे मजमून वो माना जाता है जिसकी बुनियादें इंडिपेंडेंट हों। मिसाल के तौर पे, अगर एक एजम्पशन हम कर लें कि हम फिजिक्स के अंदर से सारा मैथमेटिक्स निकाल देते हैं, फॉर हम्म। एग्जांपल एक प्रिजम्पशन की है, लेकिन हम्म। फिर भी फिजिक्स की थ्योरेटिकल बुनियादें बहुत मजबूत रहेंगी, यानी कि हमें फिजिक्स को मतलब देने के लिए किसी और सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैथमेटिक्स के केस में हम देखते हैं कि अगर हमने एक्स वाई है, ग्रीन्स फंक्शन है, गैमा फंक्शन है, रीमान इंटेग्रल्स हैं, इनको मानी देना है तो हमें किसी न किसी दूसरी चीज की जरूरत पड़ेगी। किसी फिजिकल सिस्टम की जरूरत पड़ सकती है, हम्म। किसी हम्म। केमिकल सोल्यूशन की जरूरत पड़ सकती है। तो आपको नहीं लगता कि ये एक सब्जेक्ट को कमजोर करता है अगर वो किसी और नहीं सब्जेक्ट की नहीं, मदद ले? आई थिंक ये उसकी पावर दिखाता है मैथ्स की, और ये यूनिफाइंग पावर दिखाता है मैथ्स की। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा कि मैथ्स का मकसद ही नहीं है मतलब स्टडी करना। मैथ्स को आप मतलब दे सकते हो यूजिंग डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल अभी आपने कहा कि हमें मतलब देने के लिए कोई फिजिकल सिस्टम चाहिए, कोई केमिकल सिस्टम चाहिए, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो मैथ्स का काम जो है ना वो इटसेल्फ मतलब देना नहीं है, बल्कि आई थिंक जो मैथ्स की यूनिवर्सलिटी है ना, कि ये इसको एक इक्वेशन जो है वो कहीं पे भी लग सकती है। आई थिंक ये तो इसकी वो है ताकत है कि ये यूनिफाई करती है चीज़ों को। फॉर एग्जांपल एक एक एग्जांपल है जो कि आई थिंक फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट्स को पता होती है जो फिजिक्स पढ़ते हैं। वो एग्जांपल ये है कि सपोज करो कि आपके पास एक बॉल है, ठीक है, और वो एक स्प्रिंग से अटैच्ड है। यानी कि अगर मैं टेक्निकली बोलूँ तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर विद डैम्पिंग, ये मतलब है उसका। तो वो स्प्रिंग से अटैच्ड है, एक बॉल है, और वो एक फ्लूइड में है बॉल, और वो हिल रही है, और वो फ्लूइड ज़ाहिर है उस पर फोर्स लगाता है, तो वो थोड़ी देर बाद जो है वो बॉल हिलना बंद हो जाती है। एक ये सिस्टम है, और एक दूसरा सिस्टम है जिसमें एक बैटरी लगी हुई है और तारे हैं, और उसमें एक इंडक्टर लगा हुआ है यानी कि कॉइल लगी हुई है, और उसमें एक रेजिस्टर है और एक कैपेसिटर है। अब अगर देखें हम तो ये दो सिस्टम्स बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन इन दोनों की डिफरेंशियल इक्वेशन एक्जैक्टली सेम है। तो ये जी। मैथ्स जो है, अगर आप उसको उस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखो, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर है। नहीं, एक मिनट, आई थिंक, हाँ आई थिंक वो जो बैटरी है ना वो आप निकाल दो, क्योंकि बैटरी का मतलब होता है सोर्स। तो बैटरी ना रखो, सिर्फ कैपेसिटर और रेजिस्टर रखो सिर्फ। तो और इंडक्टर भी। और तो ये जो है ना, ये दो चीजें ये बिल्कुल सेम डिफरेंशियल इक्वेशन से गवर्न होती हैं। अब अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दो तो उसमें कुछ कोएफिशिएंट्स आते हैं, यानी कि कुछ नंबर्स आते हैं, और नंबर्स का मतलब क्या है वो मैथ्स का काम नहीं है पता करना, ठीक है। उनको आप कोई भी मतलब दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने अभी जो दो एग्जांपल्स दी हैं, इसमें एक एग्जांपल में फॉर एग्जांपल आई थिंक उसमें जो फर्स्ट डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट होता है वो बॉल वाली एग्जांपल में ड्रैग फोर्स का कोएफिशिएंट है कि कितनी ड्रैग फोर्स लग रही है, ठीक है। और वहां पे अगर आप जाओ क्या कहते हैं रजिस्टर वाली एग्जांपल में, तो आई थिंक उसका, जहां तक मुझे याद है, उसका जो वो है मतलब होता है कि रेजिस्टेंस ओवर कैपेसिटेंस वो रेशियो होता है, इस तरह कुछ। तो ये आप देखो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इटसेल्फ उसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन उसके मतलब डिफरेंट फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट हो सकते हैं। तो मैथ्स को बनाया ही इस तरह जाता है कि इसकी क्या कहते हैं बहुत सारी एप्लीकेशन हो सकें, और अम, इसको मीनिंग खुद इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि डिफरेंट सिनेरियोज में इसके डिफरेंट मीनिंग्स हम रख सकते हैं। तो इसको बिल्कुल वो क्या कहना चाहिए, रेडी टू यूज लॉजिक है, आप इस तरह से ये कह सकते हो। इसको डिफरेंट सिस्टम्स को स्टडी करने के लिए यूज किया जा सकता है। तो मैथमेटिशियंस का काम मैं फिर कह रहा हूँ लॉजिक स्टडी करना है, और वो लॉजिक यूज हो सकती है कभी भी किसी सिस्टम को स्टडी करने के लिए। ठीक हो गया। आगे ये सवाल है कि आप थ्योरी से मैथमेटिक्स को डेवलप कैसे करते हैं? इसका तरीका क्या है? किसी स्टेटमेंट से या किसी थ्योरम से एक मैथमेटिकल एनालिसिस काइंड कर लेना? मुश्किल क्वेश्चन है ये, इसमें सालों लगते हैं। फॉर अभी मुझे ये नहीं पता कि आप
डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, अगर आप ये कह रहे हो कि एक नई थियरी है बिल्कुल और उसके लिए मैथ्स कौन सी सूटेबल है, तो ये कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है। तो इसमें सालों लग जाते हैं लोगों को, कई साल लगा के लोग, फॉर एग्जांपल कौन सी एग्जांपल देनी चाहिए इसके लिए, फॉर एग्जांपल न्यूटोनियन मैकेनिक्स देखें। न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है वो 1687 में आइजैक न्यूटन ने जब अपनी 3 वॉल्यूम बुक लिखी थी, प्रिंसिपिया मैथमेटिका, तो उसमें उन्होंने अपने अपने लॉज ऑफ मोशन को बताया था कि ये मेरे लॉज ऑफ मोशन है, राइट। लेकिन आज हम जानते हैं कि जो न्यूटन न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन है उसमें कॉन्सेप्ट है फोर्स का कॉन्सेप्ट। और अगर आप मॉडर्न थियरीज देखें तो वहां पे हम वैसे ओके हम वहां पे यूज करते हैं ये क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, लेकिन आई थिंक वो सिर्फ पॉपुलर साइंस में यूज होते हैं। हम आमतौर पर जब साइंटिस्ट बात करते हैं एक दूसरे से तो हम स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन की बात करते हैं। तो फोर्स का कॉन्सेप्ट जो है ना वो मॉडर्न लैंग्वेज में हम यूज नहीं करते। कि जो न्यूटन के लॉज थे वो सही थे अपने डोमेन में, लेकिन न्यूटन ने जब मैथ्स यूज की हुई थी उसको डिस्क्राइब करने के लिए, वो सबसे अच्छी मैथ्स नहीं थी। उससे बेहतर मैथ्स फिर अगली सेंचुरी में आई थी। अगली सेंचुरी में आई थिंक 1735 के आसपास, जो कि ऑयलर और लेग्रांज ने दी थी। तो वो मैथ्स जो है वो इतनी पावरफुल है कि वो आज तक हम यूज करते हैं। वो आज तक, यानी कि आज के जो हम थ्योरीज बना रहे हैं उसमें, वेल उस मैथ की कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर आपने आई थिंक सुना होगा नाम उसका, लेग्रांजियंस और हैमिल्टोनियंस, तो वो जी कॉन्सेप्ट जी हम आज भी यूज करते हैं। वो इतना पावरफुल जी कॉन्सेप्ट है कि उसकी एप्लीकेशन न्यूटोनियन मैकेनिक्स से तो बहुत ही ज्यादा है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स तो सिर्फ एक पार्ट है जहाँ, एक चीज है जहाँ हम वो यूज कर सकते हैं। तो न्यूटन इटसेल्फ, जैसे जिसको हम कई लोग जो है वो आज तक का सबसे बड़ा दिमाग मानते हैं, वो भी अपनी थियरी की बेस्ट मैथ्स लेके नहीं आया था। क्यों, मैं फिर कह रहा हूँ ना, अभी इस चीज को सालों लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैक्सवेल इक्वेशंस की बात करो, मैक्सवेल इक्वेशंस जो हैं वो 1864 में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने जब दी थी तो वो 8 थी, ठीक है। और तो जिस फॉर्म में उसने वो अपनी थ्योरी पेश की थी, जिस मैथमेटिकल फॉर्म में, वो बेस्ट मैथमेटिकल फॉर्म नहीं थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि गिब्स ने और लोगों ने मिलके एक मैथमेटिकल थ्योरी डेवलप की जिसका नाम था वेक्टर नहीं वेक्टर वेक्टर कैलकुलस या वेक्टर एनालिसिस, ठीक है। उसमें जो कॉन्सेप्ट थे, जो दो मेजर कॉन्सेप्ट थे, वो थे डाइवर्जेंस और कर्ल के। उनको यूज करके मैक्सवेल इक्वेशंस 4 रह गई सिर्फ, और ज्यादातर लोगों को वही 4 पता होती हैं, ये 4 मैक्सवेल इक्वेशन। लेकिन बाद में फिर एक फिजिकल इंसाइट थी और टेंसर एनालिसिस था, जो कि और एक मैथमेटिक्स है, जो कि डिफरेंशियल ज्योमेट्री पे पढ़ी थी ना मैथमेटिशियंस ने 19th सेंचुरी के सेकंड हाफ में काफी ज्यादा पढ़ी थी। तो उसको यूज करके और स्पेशल रिलेटिविटी को यूज करके मैक्सवेल इक्वेशन सिर्फ 2 रह जाती हैं। तो मैक्सवेल इक्वेशन वही है, 8 की 8 मैक्सवेल इक्वेशन जो है वो उन 2 में है सिर्फ। यानी कि अगर आपके पास मैथमेटिकल जब मैथमेटिकल डेवलपमेंट्स होती हैं तो लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू होता है, क्योंकि ये मैथ्स ज्यादा बेहतर है इस थ्योरी को डिस्क्राइब करने के लिए। तो मैं फिर कह रहा हूँ ना, इसमें सालों लगते हैं। अगर आप देखो तो 1864 में आई थी मैक्सवेल इक्वेशंस, और स्पेशल रिलेटिविटी जो है वो 1905 में आई है। तो इसमें तकरीबन 50 साल है बीच में। तो इसमें वही कह रहा हूँ, जी सालों लगते हैं इसमें। जी। आपने अपने इस जवाब में 3-4 बातें कर दी। क्लासिकल मैकेनिक्स का जिक्र कर दिया, इलेक्ट्रोडायनामिक्स का जिक्र कर दिया, टेंसर्स का जिक्र कर दिया। मैं अगला सवाल भी कुछ इसी से ही रिलेटेड था। हम्म हम देखते हैं कि मैं एक एग्जांपल के साथ इस क्वेश्चन को करता हूँ ताकि ज़रा आसान हो जाए सवाल समझने में। हम देखते हैं मैक्सवेल इक्वेशन वेक्टर्स की फॉर्म में, और फिर हम वही मैक्सवेल इक्वेशंस को टेंसर की फॉर्म्स में भी स्टडी करते हैं। लेकिन एक हम्म बड़ी हैरान कुन चीज़ नज़र आती है अगर हम फिजिक्स की टेक्स्ट बुक्स को पढ़ें। वो ये चीज़ पता चलती है कि जो डेवलपर्स थे उन्होंने रिजल्ट्स को एक्यूरेट करने के लिए या रिजल्ट्स को मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए टेंसर्स की फॉर्म में जो सूटेबल रिजल्ट्स बन सकते हैं उसके मुताबिक उन्होंने मैक्सवेल इक्वेशंस को डेवलप किया। उन्होंने ये प्रिंसिपल नहीं चूज किया कि जो एक नेचुरल कोर्स चल रहा है या जो एक नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो जो भी रिजल्ट दे हमें उससे गर्ज नहीं है, लेकिन उसको फॉलो करते हुए हम टेंसर की नोटेशंस निकालें। और भी इस तरह की बहुत एग्जांपल्स हैं कि हम अपनी वेक्टर्स के साथ साइमल्टेनियस रिजल्ट्स के लिए टेंसर्स की नोटेशंस को यूज कर देते हैं। या एक और मिसाल ले लेते हैं कि अच्छा मीट्रिक टेंसर जो हमारे पास फ्लैट स्पेस टाइम का है,
हम कोशिश करते हैं कि जो कर्व्ड का मीट्रिक है, कर्व्ड स्पेस का जो मीट्रिक है, उसमें और फ्लैट में मुताबिकत हो। क्यों मुताबिकत जरूरी है दो नोटेशंस में? अच्छा क्यों आप स्पॉन्टेनियस नहीं निकलना चाह रहे? ठीक है कोई ठीक है। बात नहीं अगर मुख्तलिफ रिजल्ट आ नहीं जाते ठीक हैं। है, कोई मसला नहीं। तो इसमें पहली बात तो ये है कि जब मैक्सवेल ने इक्वेशंस पेश की थी ना अपनी, तो उसको स्पेशल रिलेटिविटी का तो नहीं पता था। तो उसको वो क्या करते थे कि वो टाइम को अलग ट्रीट करते थे और स्पेस को अलग ट्रीट करते थे। तो उन्होंने ये समझा, और मैक्सवेल ने और बहुत सारे लोगों ने जो उस वक्त काम कर रहे थे इलेक्ट्रोडायनामिक्स पे, जिसमें आई थिंक उसका नाम भी आता है, हर्ट्स का नाम भी आता है। तो वो उन लोगों ने ये समझा कि ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स है ना, ये दरअसल वेक्टर्स हैं। लेकिन अगर आप उसको जानते हो, क्या कहना चाहिए मुझे, अगर आप वेक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन लॉज को जानते हो ना, तो अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ओके, जब अगर स्पेशल रिलेटिविटी को भी अकाउंट में लो, क्योंकि उससे पहले नहीं आप ये कर सकते थे, क्योंकि उससे पहले आपके पास लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन देखे। तो आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस में ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, ये किस तरह से ट्रांसफॉर्म होती हैं। और इसके लिए अगर कोई इंटरेस्टेड है लिसनर, तो वो ग्रिफिथ्स का चैप्टर नंबर 12 पढ़ सकता है। तो इट टर्न्स आउट कि वो जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की ट्रांसफॉर्मेशंस है ना, वो कहीं से भी वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं। तो यानी कि वो बिल्कुल वेक्टर की तरह ट्रांसफॉर्म होती ही नहीं है। ठीक है। अगर आप थोड़ी इंट्यूटिवली इस बात को समझो, तो एक वेक्टर होता है हमारे पास। फॉर एग्जांपल, एक चीज के बारे में हमें पता है कि वो वेक्टर है, वो पोजीशन वेक्टर है। यानी कि अगर आपके पास एक ओरिजिन से किसी चीज जगह का पोजीशन वेक्टर है, और स्पेस टाइम में भी आप पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर सकते हो, तो वो स्पेस टाइम में पोजीशन वेक्टर, जिसको हम फोर वेक्टर कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स है ना, अगर तो वो वेक्टर्स हैं, ठीक है, तो हमें पता है कि स्पेशल रिलेटिविटी में वेक्टर्स जो है वो फोर डायमेंशनल होते हैं। तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ओके, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल फील्ड है, तो उसका जो टाइम कंपोनेंट है वेक्टर का, वो क्या है? इसका कोई कैंडिडेट नहीं है। ठीक है। और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को भी ऐसे ही पूछेंगे, टाइम इसका वो कौन सा कंपोनेंट है, टाइम कंपोनेंट क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो थे वो ओरिजिनली उनको स्पेस वेक्टर्स कहा गया था, तो उनका टाइम कंपोनेंट होना चाहिए एक। तो वो उनका कोई कैंडिडेट नहीं था। उनकी ट्रांसफॉर्मेशन लॉज देखो तो वो बिल्कुल भी वेक्टर्स की तरह नहीं है। तो जो ओरिजिनल सपोजिशन थी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये वेक्टर्स हैं, वो गलत थी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं उन जो डेवलपर्स ने, उन्होंने ये किया, ये जो वो है ना कोवेरिएंट, क्या कहना चाहिए, कोवेरिएंट का मतलब है कि ऐसी फॉर्मुलेशन जो टेंसर्स की फॉर्म में लिखी जाए। तो जी जी, कोवेरिएंट कॉन्ट्रा फॉर्मुलेशन, वेरिएंट को वेरिएंट। हाँ, लेकिन वो जो कॉन्ट्रावेरिएंट फॉर्म वैसे यूज नहीं होता, बट वो आप जो कह रहे हो वो मतलब वेक्टर्स मैं की टाइप्स है। बता रहा हूँ कि टेंसर्स में हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रा वेरिएंट, हाँ को वेरिएंट टेंसर। हाँ। तो कोवेरिएंट फॉर्म जो है ना मैक्सवेल इक्वेशंस की, उसका उस तक पहुंचने के एक से ज्यादा रास्ते हैं। ठीक है। तो कई टेक्स्ट बुक्स एक रास्ता देती हैं, कई टेक्स्ट बुक्स दूसरा रास्ता देती हैं। फॉर एग्जांपल, एक रास्ता है जिसमें आप गाउसेस लॉ को पकड़ते हो और कहते हो कि इसकी वो क्या होगी, क्या कहना चाहिए, टेंसर जनरलाइजेशन क्या होगी। कई लोग कई चीजें ये करती हैं, कई सॉरी चीजें टेक्स्ट बुक्स ये करती हैं। ग्रिफिथ्स ने एक अलग तरीका अपनाया हुआ है, वो फोर्सेस की ट्रांसफॉर्मेशन को लेता है, और वो कहता है कि जो लॉरेंस फोर्स लॉ है, जो कि क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स में भी सही है, वो कहता है कि सपोज करते हैं ये लॉ सही है बिल्कुल। ठीक है। और फिर अगर ये लॉ सही है और हमारे पास फोर्सेस का ट्रांसफॉर्मेशन लॉ है, तो फिर हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का ट्रांसफॉर्मेशन लॉ क्या होगा। तो वो मैं जैसे कि पहले बताया कि वो बिल्कुल भी उसकी तरह नहीं आते, वेक्टर्स की तरह। तो ये बात तो गलत है स्पेशल रिलेटिविटी के आने के बाद कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेक्टर्स हैं। फिर उनकी जो एक नेचुरल सी जनरलाइजेशन है वो टेंसर्स की फॉर्म में है, और इट टर्न्स आउट कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो एक 2x2 टेंसर के कंपोनेंट्स हैं। और अगर आप ये बात समझो तो फिर सब कुछ कंसिस्टेंट है, फिर इसमें कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं आती। बिल्कुल, आपने ग्रिफिथ्स का जिक्र किया तो वो एक क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स की किताब मानी जाती है। और हम्म, बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर कोई मॉडर्न किताब भी हो तो क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी हो जाए, तो गुंजाइश तो हमेशा रहती है किसी थ्योरी या किसी टेक्स्ट में बेहतरी की। खैर, आगे चलते हैं। अगला सवाल ये है कि हम देखते हैं कि हमारा फिजिक्स और मैथमेटिक्स इंतहाई स्ट्रॉन्ग लॉजिक और इंटेलिजेंस के ऊपर काम करता है। इंतहाई यानी क्या? एक एक पॉइंट स्ट्रॉन्ग लॉजिक और इंटेलिजेंस बेस्ड अच्छा, सब्जेक्ट ठीक हैं। ठीक ठीक ठीक। मंतक पूरी इसमें इस्तेमाल होती है। हम्म, आपको नहीं लगता कि ये बात गैर मंतकी है एक चीज का एक ही वक्त में एक से ज्यादा जगह पर होना?
या एक चीज के मतलब ये फैसला करना कि वो पार्टिकल है या वेव है, या एक चीज की दो चीजों को, टाइम एनर्जी अनसर्टेनिटी या पोजीशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी, आपको नहीं लगता कि ये क्वांटम की जो थ्योरी है ये बाजुकात गैर मंतकी रिजल्ट तक पहुंचाती है? मैं कई लोग जो है वो गैर मंतकी की डेफिनेशन ये करते हैं कि अगर कोई चीज़ हमें वो नहीं लग रही, क्या कहते हैं, रीजनेबल, तो वो गैर मंतकी है। आई थिंक यूनिवर्स जो है वो केयर नहीं करती कि इंसानों को क्या फील होता है या नहीं होता। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात है जो कि आई थिंक मैंने पहले अपनी काफी पहले एक वीडियो थी, जनवरी में थी शायद, जनवरी में थी या फिर दिसंबर के एंड में थी, पिछले दिसंबर के एंड पे उसमें भी की थी कि ऐसा एक भी फिजिसिस्ट नहीं है इस दुनिया में जो कि चाहता हो या चाहती है कि क्वांटम मैकेनिक्स सही हो। किसी की ख्वाहिश नहीं है। जी जी। लेकिन लेकिन हमें मानना राइट। पड़ता है क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स बताते हैं, और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट केयर नहीं करते कि आपको क्या फील होता है, वो वही बताएंगे जो सही है। तो गैर मंतकी क्या कहते हैं, अगर आप न्यूटन का सेकंड लॉ देखो, नहीं न्यूटन का फर्स्ट लॉ सॉरी, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि आसान लफ्जों में कि अगर एक चीज पे कोई फोर्स नहीं लग रही तो वो चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। और जिन लोगों ने एरिस्टोटल को पढ़ा हुआ था पहले, उनको न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी गैर मंतकी लगता था कि यार ये कैसे हो सकता है, हम तो देखते हैं कि अगर हम कोई चीज रखें जमीन पे और थोड़ी देर इसको धक्का दे तो वो रुक जाती है। उनको फ्रिक्शनल फोर्स का नहीं पता था, तो वो कहते थे, कई लोग कहते होंगे कि ये भी गैर मंतकी है। लेकिन बाद में जब उन्होंने लर्न किया दुनिया के बारे में, तो ये चीज उनके लिए कॉमन सेंस हो गई। देखो ये जो लफ्ज है ना कॉमन सेंस, ये सबके लिए सेम नहीं होती। ये डिपेंड करती है कि आपकी लर्निंग कितनी है, आपका एक्सपीरियंस कितना है दुनिया के साथ। अब जो लोग क्वांटम मैकेनिक्स पे काम करते हैं, जो फिजिक्स पे काम करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स पे काम करते हैं, ये चीज उनके लिए कॉमन सेंस में आ चुकी है कि पार्टिकल एक जगह से एक से ज्यादा जगह पे हो सकता है एक टाइम में, और ये तो उनके लिए मंतकी हो चुकी है। तो आई थिंक किसी चीज का मंतकी होना ये डिपेंड आपकी कॉमन सेंस पे करता है, और कॉमन सेंस डिपेंड करती है आपकी लर्निंग और एक्सपीरियंस पे। तो एक चीज जो एक इंसान के लिए मंतकी है वो एट द सेम टाइम किसी और के लिए गैर मंतकी भी हो सकती है। लेकिन एक्सपेरिमेंट जो हैं वो केयर नहीं करते कि आपको क्या फील होता है, वो यही बताते हैं। और अगर कभी ऐसा हो कि कोई बेहतर थ्योरी आ जाए क्वांटम मैकेनिक्स से जो कि इन्हीं तमाम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को क्या कहना चाहिए वेरीफाई कर सकती हो, और इस असम्पशन के बगैर, या फिर इस असम्पशन या फिर इस फीचर के बगैर कि पार्टिकल एक टाइम में एक से ज्यादा जगह पे हो सकता है, तो सब फिजिसिस्ट मान लेंगे उसको, क्योंकि कोई नहीं चाहता क्वांटम मैकेनिक्स सही हो। लेकिन वो है, और हमारे पास कोई बेहतर थ्योरी नहीं है इससे। ठीक, अब हम अपने अगले सेक्शन की तरफ मूव करते हैं जो कि हम्म रिगोरस क्वेश्चन होंगे फिजिक्स और मैथमेटिक्स से रिलेटेड, और फिर हम्म। उसके बाद फिर इंशाल्लाह हमारा आखिरी सेक्शन ठीक। आएगा। हम स्पेस टाइम कर्वेचर की बात करते हैं। हम्म अगर इसको, अब क्योंकि एक आम आदमी भी सुन रहा है इसलिए हम जरा इसको आसान जबान में अगर कहें तो वो ये है कि किसी भारी जिस्म की मौजूदगी में जमान और मकान में खम आ जाता है। हाँ। अब टाइम डायलेशन होना या किसी स्पेस में कर्वेचर आना, तो अगर स्पेस की कोई कंपोजिशन नहीं है, फिजिकल कंपोजिशन की मैं बात कर रहा हूँ, मैथमेटिकल कंपोजिशन की नहीं, अगर कोई फिजिकल कंपोजिशन नहीं है तो फिर कर्वेचर आता किस चीज में है? हाँ, ये जो चीज है ना, क्या कहते हैं, ये जो चीज आपने पूछी है ना, ये वाली, इसको इसके लिए हमें ये चीज समझनी चाहिए कि हम इसी स्पेस के अंदर रहते हैं, ठीक है। और तो हम उस कर्वेचर को इमेजिन नहीं कर सकते, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि क्या कहते हैं, एक चीज होती है डिफरेंशियल ज्योमेट्री में जिसको कहते हैं इंट्रिंसिक कर्वेचर, और वो ये होती है, फॉर एग्जांपल एक सपोज करो कि एक चूंटी है जो कि ना एक उस पे रहती है, फ्लैट फ्लैट नहीं कहना चाहिए, एक सरफेस पे रहती है, लेकिन वो सरफेस कर्व्ड हो सकती है, ठीक है। और उसको उस सरफेस से बाहर कुछ नजर नहीं आता, ठीक है। तो वो जिस जगह पे होगी ना, उसके आसपास की जगह, काफी जगह जो होगी वो फ्लैट होगी, जैसे कि हम देखते हैं अर्थ पे कि आसपास कई जगह फ्लैट है। लेकिन वो उस सरफेस पे रहते हुए, उस सरफेस पे रहते हुए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक बॉल दिखाऊं यहाँ पे, तो वो आप देख सकते हो कि वो कर्व्ड है। लेकिन इसके लिए मैं जो क्या कहना चाहिए, टेक्निकल टर्म है वो ये है कि मैंने उस टू डायमेंशनल सरफेस को इस थ्री डायमेंशनल स्पेस में एम्बेड किया है, तब आपको वो दिख रहा है कर्वेचर। उसको एक्सट्रिंसिक कर्वेचर भी कहते हैं।
लेकिन बॉल पर रहते हुए हम कर्वेचर फाइंड कर सकते हैं, इसको इंट्रिंसिक कर्वेचर कहते हैं। तो इट टर्न्स आउट कि यस, हम फाइंड कर सकते हैं इंट्रिंसिक कर्वेचर, ठीक है। तो स्पेस टाइम में कर्वेचर जो है वो हमारे लिए फाइंड करना पॉसिबल है, क्योंकि हम स्पेस टाइम के अंदर रहते हुए उससे बाहर जाए बगैर, क्योंकि हम बाहर तो नहीं जा सकते ना इससे बाहर जाए बगैर वो कर्वेचर फाइंड कर सकते हैं। अब वो कर्वेचर किस चीज का है? वेल आई थिंक ये जो क्वेश्चन है इसके पीछे ये फैक्ट है कि हमें आदत है फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को कर्व होता हुआ देखने की। स्पेस इटसेल्फ का कर्वेचर क्या है इमेजिन करना मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है वो मैं बता सकता हूँ। कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं, ये यहाँ से यहाँ तक, और आप इनका डिस्टेंस अगर आप देखो क्या है, ठीक है, सपोज करो कि इनका डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, सपोज करो, और अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल ऑब्जेक्ट आ जाए, तो इन्हीं दो पॉइंट में डिस्टेंस भी होगा वो चेंज हो जाएगा। तो ये मतलब एक तरह से मतलब होता है स्पेस टाइम कर्वेचर का। वो डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हो, वो अगर आपको पता हो, प्रिसाइसली पता हो कि वो जो ग्रेविटेटिंग ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, आप कहाँ पे हो, तो अभी डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब आप ये पूछो कि वो कर्वेचर किस चीज में है, तो ये जरा मुश्किल क्वेश्चन है आंसर करना, बिकॉज हमें आदत है फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को कर्व होता हुआ देखने की। लेकिन हम ये बता सकते हैं कि कर्वेचर का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिस्टेंसेस चेंज हो जाते हैं फॉर एग्जांपल। तो ये एक चीज है इसमें। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि इसके पीछे भी वही क्या कहते हैं टेंडेंसी है हमारी के, चूंकि हम देखते हैं फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को कर्व होता हुआ देखते हैं, तो हमें इमेजिन करना मुश्किल है कि स्पेस टाइम कैसे कर्व होता है। अब फिजिसिस्ट जो है वो इमेजिनेशन पे इतना ही पढ़ते हैं, बिकॉज इमेजिनेशन कई दफा गलत रिजल्ट भी दे सकती है, लेकिन मैथ्स गलत रिजल्ट नहीं देती, तो वो मैथ्स पे ज्यादा फोकस करते हैं इसीलिए। अभी इसमें तो और भी चीजें हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग थ्योरी में एक्स्ट्रा डिमेंशन हैं, तो कई लोग कहेंगे वो कैसी होती हैं, 5 डायमेंशनल स्पेस कैसी होती है, लेकिन हमें नहीं पता। लेकिन कई सारी वजहें हैं उनको स्टडी करने की। जी, अगले कुछ सवालात स्ट्रिंग थ्योरी से रिलेटेड भी आएंगे, लेकिन अभी अगला सवाल पे मैं मूव करता हूँ। वो ये है कि मैथमेटिक्स में हम देखते हैं हमारे पास कोई फंक्शन है, कोई इंटेग्रल है, कोई भी चीज़ है। अब बजाते आपने अपनी पहली वीडियो के शुरू में भी, डिस्कशन में भी आपने बात की थी कि मैथमेटिक्स का काम नहीं है उसको मतलब देना, इस चीज़ का मतलब क्या है। लेकिन एक हाइपोथेटिकल चीज़ एक रियल वर्ल्ड में अप्लाई हो जाती है। जैसे मैं इसको एक मिसाल से समझाता हूँ, जैसे कि हमारे पास मैथमेटिकल पॉइंट्स हैं। अब मैथमेटिक्स में अगर हम यूक्लिडियन के एक्सियम्स पढ़ें या यूक्लिडियन का पहला या दूसरा एक्सियम ही देख लें, तो दो पॉइंट्स को एक लाइन जोड़ती है। ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं इमेजिनेशन से रियलिटी में आते हैं। लेकिन ये कितनी हैरानकुन बात है कि आप इन हाइपोथेटिकल चीजों को रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं और उसके बाद उसे रिजल्ट निकाल के उसको अपनी जिंदगियों को भी बेहतर बनाते हैं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? ये आपके नजदीक कितनी हैरानकुन बात वेल हैरान कौन तो जाहिर है कि हमारे माइंड्स जो हैं उन चीज़ों को इमेजिन कर सकते हैं, उन लॉज को फैदम कर सकते हैं जो यूनिवर्स को गवर्न करते हैं। ये हमें नहीं पता कि हम तमाम लॉज जान सकेंगे। ये हम कई कई लोग समझते हैं नहीं जान सकेंगे, कई लोग समझते हैं जान सकेंगे। लेकिन ये बड़ी हैरानकुन बात है, और ये आई थिंक एक नेमत है कि यू नो अगर आप सपोज करो, आई थिंक कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर सपोज करो कि हमें दुनिया भर की बादशाहत मिल जाए, लेकिन हम ये ना कर सकें कि हम यूनिवर्स को स्टडी कर सकें, तो आई थिंक ये ज्यादा बेहतर लाइफ ये वाली है जिसमें आप यूनिवर्स को स्टडी कर सकते हो। तो ये एक है? नेमत है, बिल्कुल। बहुत बड़ी नेमत है। और अब हाइपोथेटिकल चीजों का पहली बात तो ये है कि हम जो थियोरेटिकल फिजिक्स में ज्यादातर बातें करते हैं ना, वो मॉडल्स होते हैं। और ऐसा नहीं होता कि हम रियल लाइफ की हर चीज के लिए अकाउंट कर रहे हैं उन मॉडल्स में। फॉर एग्जांपल कई दफा हम क्लासिकल मैकेनिक्स में जो सिंपल प्रॉब्लम्स करते हैं उसमें हम फ्रिक्शन को अकाउंट में नहीं लेते, एयर रेजिस्टेंस को अकाउंट में नहीं लेते। कई दफा एक मिनट, आई थिंक, हाँ अच्छा, एक दफा कई दफा ऐसे होता है कि जो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस हैं भी नहीं। फॉर एग्जांपल आपने आई थिंक कुछ देर पहले बात की थी, एक मैं उसको एड्रेस करना भूल गया, कि आपने कहा कि मैट्रिक टेंसर जो है उसकी क्यों ममासलत होनी जी जी चाहिए जी उससे। वो जी। इसलिए क्योंकि अगर आप स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए सॉल्व करो तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई कुछ चीज नहीं रोक रही कि आप आर्बिट्ररी मैट्रिक ले लो। आप ये ना कहो कि ओके वो जो मैट्रिक है वो फ्लैट स्पेस टाइम से के साथ यानी कि मुमासलत रखता है, लेकिन फिर उसको सॉल्व करना मुश्किल है, ये कोई मसला है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मॉडल सॉल्व हो, तो फिर उसके लिए हमें ये एज्यूम करना पड़ता है कि ओके जो
फ्लैट स्पेस टाइम से फ्लक्चुएशन है वो बहुत स्मॉल है, क्योंकि उसके लिए फिर हम परटर्बेशन थ्योरी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें यू नो आर्बिट्ररी मैट्रिक के लिए सॉल्व करना है तो फिर उसके लिए हमें नॉन परटर्बेटिव मेथड्स चाहिए होते हैं, जो कि बहुत मुश्किल है, जो आप कह सकते हो कटिंग एज रिसर्च में है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग थ्योरी के लिए एक वाहिद तरीका नॉन परटर्बेटिव स्ट्रिंग थ्योरी करने का वो एडीएस सीएफटी कॉरेस्पॉन्डेंस है, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो मुश्किल है ये काम बहुत नॉन परटर्बेटिवली सॉल्व करना। अच्छा, तो जैसे कि मैं कह रहा था कि हम जो मॉडल्स बनाते हैं फिजिक्स में कई दफा वो आइडियल मॉडल्स ही होते हैं, ऐसा नहीं होता कि रियल वर्ल्ड में एग्जैक्टली वही मॉडल है। और अगर जिसने जिसने बंदे ने इंजीनियरिंग की हो ना उसको ज्यादा अच्छे से पता होगा ये कि वो जो मॉडल्स बनाते हैं ब्रिजेस के, बिल्डिंग्स वगैरह के, वो वैसा नहीं होता जैसे कि रियल वर्ल्ड में होते हैं, और उनको कई दफा अप्रोक्सीमेशंस लगानी पड़ती हैं। तो आप ये कह सकते हो कि जो रिजल्ट्स हमें मॉडल से मिलते हैं वो मैच नहीं करते रियल वर्ल्ड से, लेकिन वो उनका जो एरर होता है वो इतना स्मॉल होता है कि वो इतना फर्क नहीं डालता। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो एक मॉडल है वो सिर्फ घर का मॉडल मैं बनाता हूँ, तो घर के मॉडल में तो घर पे कभी क्या करना चाहिए मुझे, कभी दीमक नहीं लगेगी, वो वैसे ही रहेगा हमेशा, लेकिन रियल वर्ल्ड में नहीं होता ऐसे, थोड़ी देर बाद घर खराब हो जाता है, राइट। अच्छा, इसी तरह से एक और चीज ये कि आपने अभी बात की दो पॉइंट्स के दरमियान लाइन की, तो आई थिंक पॉइंट का कॉन्सेप्ट, पॉइंट जो है वो मैथमेटिक्स में क्या होता है, अगर आप यूक्लिड की बुक खोलो उसमें पहली लाइन जो है वो डेफिनेशन है पॉइंट की, उसमें लिखा हुआ है पॉइंट इज समथिंग विच हैज नो पार्ट। एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है, और इसका मतलब है कि एक पॉइंट जो है वो क्या कहना चाहिए, उसका साइज जीरो है। तो अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि क्या फिजिकल वर्ल्ड में ऐसी चीज एग्जिस्ट भी करती है या नहीं, और मोस्ट प्रोबेबली नहीं करती, बिकॉज हमारे पास एक एनर्जी स्केल है जिसका नाम है प्लांक स्केल, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक लेंथ है जिसका नाम है प्लांक लेंथ, जो कि 10⁻³ और ये बहुत छोटी है लेकिन ये फाइनाइट है, फिर भी छोटी है लेकिन फाइनाइट है। तो इससे छोटे डिस्टेंसेस को हम वो नहीं कर सकते, देख ही नहीं सकते। तो एक बिल्कुल एक पॉइंट का कॉन्सेप्ट रियल वर्ल्ड में है ही नहीं, लेकिन वो यू नो इतना पास पास है, ये एक पॉइंट जो है वो इतने छोटे छोटे डिस्टेंस के इतना पास पास है कि जो एरर्स आते हैं वो इतने बड़े नहीं हैं कि वो हमें कंसर्न करें। फॉर एग्जांपल अगर आप कई सारी वो देखो डिस्कवरीज, सॉरी प्रिडिक्शंस देखो पार्टिकल फिजिक्स में, तो एक तो बहुत अच्छी वो है प्रिडिक्शन है जो कि इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट की है, वो 12 डेसिमल प्लेस तक मैच करती है, लेकिन 13th पे नहीं करती। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो हम मॉडल से निकालते हैं नंबर्स, वो मैच नहीं करते हमारे यूनिवर्स से। तो ऐसा नहीं है कि अगर अगर ये होता कि वो हम मैच कर रहे होते यूनिवर्स से, तो फिर ये बहुत हैरानकुन बात होती। लेकिन ये अभी भी हैरानकुन बात है कि वो इतना मैच कर जाते हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि ये सिर्फ इसलिए हो सकता है क्योंकि हम मॉडल्स अच्छे बनाते हैं, ऐसा नहीं होता कि कोई भी मॉडल जो है वो मैच कर जाएगा। तो ये सालों की प्रैक्टिस के बाद और एक्सपीरियंस के बाद होता है कि आप अच्छे मॉडल बनाओ, फिर वो ज़ाहिर है मैच करता है यूनिवर्स से। एक चीज, हम इंसान फ्री विल का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। आपके अंदर फ्री विल है, मेरे अंदर फ्री विल है, यानी फैसले की सलाहियत मौजूद है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल्स कुछ इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं जिससे ऐसा महसूस होता है कि ये भी किसी हद तक, मुकम्मल नहीं, किसी हद तक फैसले की सलाहियत रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर चलें एक आसान एग्जांपल ले लेते हैं, हम देखते हैं कि न्यूक्लियस अपने आप को एक्साइट दो तरीकों से कर सकता है। एक वो गैमा रेडिएशन छोड़ के अपने आप को डी एक्साइट कर सकता है, और एक वो इंटरनल कन्वर्जन के जरिए कर सकता है। और मतलब अब कौन सा न्यूक्लियस प्रोसेस चूज करेगा, इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन इट। इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रॉन की एग्जांपल है कि वो जब उसको वॉच किया जाता है तो तब उसका बिहेवियर कुछ और होता है, जब उसको वॉच नहीं किया जाता तो तब उसका बिहेवियर पार्टिकल या वेव जो भी होता है कोई और होता है। इस तरह की और भी बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हैं। मिसाल के तौर पे मैं क्वांटम एंटेंगलमेंट की एग्जांपल लूंगा कि एक पार्टिकल की क्वांटम स्टेट जो होगी अगले की बिल्कुल उससे डिफरेंट होगी जो उसका एंटेंगल्ड पेयर है। तो ये पार्टिकल या सब एटॉमिक लेवल पे जो सिस्टम है ये फैसला कैसे करता है कि अब मैंने ये बिहेवियर शो करना है। कई लोग तो इसको कह देंगे कि ये नंबर ऑफ पॉसिबल वेज हैं जिनकी मुख्तलिफ प्रोबेबिलिटीज हैं, इंटरनल कन्वर्जन की इतनी है, गैमा रेडिएशन की इतनी है, साइमल्टेनियस की इतनी है। तो ये
आम आदमी इस बात को कैसे समझे? वेल, पहली बात तो ये है कि जो गैमा रेडिएशन और इंटरनल कन्वर्जन है उसमें इतना कोई खास डिफरेंस है नहीं। अगर आप सिर्फ एक न्यूक्लियस लो, सिर्फ सिर्फ एक न्यूक्लियस, वो हमेशा गैमा रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा, यानी कि जो गैमा रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। इंटरनल कन्वर्जन तब होती है जब एक न्यूक्लियस एक एटम के अंदर हो। तो एक न्यूक्लियस जब एटम के अंदर होता है तो फिर वो जो न्यूक्लियस है वो गामा रेडिएशन ही फेंकता है, वो कुछ और नहीं करता। तो गामा रेडिएशन जब जाके एक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को लगती है तब इंटरनल कन्वर्जन होती है। न्यूक्लियस ने गामा ही फेंका, इसने कुछ और नहीं किया। लेकिन ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि अगर आप रेडियो एक्टिव डिकेस को देखो तो कई न्यूक्लियाई हैं जो कि बीटा रेडिएशन से भी डी एक्साइट होते हैं, और कई न्यूक्लियाई हैं जो कि गामा रेडिएशन से डी एक्साइट होते हैं। तो ये डिटरमिन इस तरह होता है कि न्यूक्लियस जो है वो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिजिकल सिस्टम है। न्यूक्लियस जो है वो, उसके कई सारे वो हैं, मॉडल्स हैं। एक शेल मॉडल है जो कि न्यूक्लियस के कई सारे लेवल्स को प्रिडिक्ट करता है, लेकिन वो भी ज़ाहिर कंप्लीट नहीं है। एक कलेक्टिव मॉडल भी है न्यूक्लियस का, वो बहुत मुश्किल मुश्किल मॉडल है। उसमें लिक्विड ड्रॉप और शेल को मिला दिया जाता है, शेल मॉडल और लिक्विड ड्रॉप मॉडल को। लेकिन इन तमाम मॉडल से जो एनर्जी लेवल्स आते हैं, ये बिल्कुल ऐसे जैसे कि आप सीढ़ियों को देख सकते हो कि अगर सीढ़ियां हैं और आप सपोज करो कि एक इंसान है जो कि ना जितना नीचे वाली सीढ़ी पे हो उतना उसको अच्छा लगता है। तो एक सपोज करो कि एक सीढ़ी है, जिस सीढ़ी पे वो है अभी, और नीचे दो सीढ़ियां और हैं। तो वो इस एक सीढ़ी पे आएगा, तो अब आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ये जो सीढ़ी पे, जिस सीढ़ी पे वो आया है, इस सीढ़ी पे आने के लिए सपोज करो, आसान समझाने के लिए, कि जब वो एक ऊपर वाली सीढ़ी से नीचे वाली सीढ़ी पे आएगा ना, तो उसको या तो बटन 1 दबाना पड़ेगा या 2 दबाना पड़ेगा। ठीक है। अब वो बटन कहाँ पे है? वो बटन सीढ़ी के साथ है, जिस नीचे वाली सीढ़ी पे उसने आना है। तो सपोज करो कि दो एक सीढ़ी है, उसके नीचे एक सीढ़ी, और उस पे है ही बटन 2। तो जाहिर है जब वो नीचे वाली सीढ़ी पर रहेगा तो वो बटन 2 दबाएगा। तो ये जो नीचे वाली सीढ़ी पे आना है, ये दरअसल एनर्जी, नीचे वाली एनर्जी लेवल पर आना है। बटन 1 और बटन 2 का मतलब है कि गैमा आप फेंकोगे बाहर या बीटा आप फेंकोगे बाहर। तो अब क्वेश्चन, जो न्यूक्लियाई जो है वो बीटा डिके शो करते हैं, उनके लिए भी हम कोई कैलकुलेट ये कर सकते हैं कि अगर ये गैमा डिके शो करते तो फिर इनका एनर्जी डिफरेंस क्या होता। ठीक है। और डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के लिए हम ये देख सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल वो है, उसकी स्टेट है। तो जो ज़्यादा स्टेबल स्टेट होगी ना, न्यूक्लियस उसमें आना चाहेगा, और उस स्टेट के लिए जो कॉरेस्पॉन्डिंग डिके होगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि डबल डिकेस होते हैं, डबल बीटा डिके जो है वो भी होता है। आई थिंक वो मारिया गोयपर्ट मेयर ने ये आई थिंक प्रिडिक्ट किया था 1930s में, प्रॉब्लली उनको नोबेल प्राइज मिला था। सेकंड वुमेन थी जिनको नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में। तो उन्होंने ये आई थिंक ये प्रिडिक्ट किया था, और ये ढूंढा जा चुका है। इसका आई थिंक इसका लाइफ टाइम काफी ज्यादा है। अगर एक न्यूक्लियाई को आप रखो तो 10 to the power 26 ईयर्स तक चाहिए आपको, इतना टाइम चाहिए कि वो डबल बीटा डिके करे। लेकिन हो सकता है डबल बीटा डिके। ठीक है। तो और आई थिंक न्यूट्रिनो फिजिक्स में एक और चीज है जिसको कहते हैं न्यूट्रिनो लेस डबल बीटा डिके। तो वो अगर फाइंड हो जाए तो वो बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी। खैर, तो ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा डिकेस कर ले एक न्यूक्लियस नीचे वाले लेवल पर आने के लिए। लेकिन जो डिके उसको सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा ना एट दी एंड, तो वो वाला डिके करेगा। ठीक है। अच्छा, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि वो जो पार्टिकल्स वाली बात है ना, वो क्वांटम मैकेनिक्स वाली बात, क्वांटम मैकेनिक्स की इंटरप्रिटेशंस जो है वो, जब से क्वांटम मैकेनिक्स आई है ना, उस वक्त से एक बहुत हॉट टॉपिक है। और ये आज तक अनडिसाइडेड है कि कौन सी इंटरप्रिटेशन जो है वो बेस्ट इंटरप्रिटेशन है। कई इंटरप्रिटेशन ऐसी हैं क्वांटम मैकेनिक्स की जिसमें वेव फंक्शन कोलैप्स नहीं होता, और उनको हम कहते हैं मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन। उनको एवरेट इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं, मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं। उसमें ये जो अभी आप बात कर रहे हैं ना कि जब आप इलेक्ट्रॉन को देखते हो तो वो किसी और तरीके से होता है, और जब नहीं देखते तो किसी और तरीके से होता है, ये है कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन। ये बहुत कंट्रोवर्शियल है कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन। कई लोग नहीं मानते इस इंटरप्रिटेशन, क्योंकि इसमें वेव फंक्शन कोलैप्स कर जाता है, जो कि एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो अगर आप ये वो देखो एवरेट इंटरप्रिटेशन या मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन, उसमें क्या होता है कि वेव फंक्शन कोलैप्स नहीं करता, उसमें इलेक्ट्रॉन दोनों जगह पे है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्वेश्चन पूछो कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहाँ या यहाँ हो सकता है, वैसे ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर वो पूरी स्पेस के अंदर है तो वो कहीं भी हो सकता है। लेकिन सपोज करो दो पॉसिबल जगह हैं, दो जब आप नहीं देखते, आंखें बंद कर लेते हो या फिर मेजरमेंट नहीं कर रहे हो, तो वो कहीं भी हो सकता है। और जब आप मेजरमेंट करते हो उसकी पोजीशन की, तो वो या तो यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है। तो ये कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन है। तो ये अजीब लगती है। जो श्रोडिंगर्स कैट है, जो थॉट एक्सपेरिमेंट है,
वो आया ही इस इंटरप्रिटेशन को कन्फ्रंट करने के लिए था कि ये देखो ये इंटरप्रिटेशन कितनी अजीब सी इंटरप्रिटेशन है। तो जो मैनी वर्ड इंटरप्रिटेशन है ना वो ये है कि हर आउटकम के लिए एक यूनिवर्स है, ठीक है। तो अगर जैसे कि अभी हमारी एग्जांपल में इलेक्ट्रॉन की हम जब पोजीशन मेजर कर रहे थे, कोपरनिकस इंटरप्रिटेशन ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा। यानी कि पहले वो एक ऐसे वेव फंक्शन में था जो सुपर पोजिशन था इन दोनों पोजिशन का, यानी कि सुपर पोजिशन का मतलब है यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब हमने मेजरमेंट की तो या तो वो यहाँ आया या तो वो यहाँ आया। तो ये आप जैसे हमने बात की पार्टिकल डिसाइड करने वाली, पार्टिकल की डिसाइड करने वाली, वो यहीं पे बात आती है। तो जो मैनीवर्ल्ड इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि दोनों आउटकम्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी होगा, लेकिन आप जिस यूनिवर्स में हो उसमें या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा। देख दूसरी यूनिवर्स है वहाँ पे यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, यानी कि अगर आपकी यूनिवर्स में यहाँ पे है दूसरी यूनिवर्स में यहाँ पे होगा, ठीक है। और अगर आपकी यूनिवर्स में यहाँ पे है दूसरी यूनिवर्स में यहाँ पे होगा। तो ऐसी इंटरप्रिटेशन हैं और अभी तक इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स जो है ये अनसॉल्व्ड चीज है। तो कई लोगों को जो क्वांटम मैकेनिक्स की इंटरप्रिटेशन पता होती है ना, वो कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन है, जो कि जिसकी आपने बात की, वो बहुत कंट्रोवर्शियल है, कई लोग नहीं मानते उसको। ठीक है। लेकिन क्योंकि ये अर्ली तरीन इंटरप्रिटेशंस में से है कोपेनहेगन की, खैर बहुत से लोग इस चीज के कायल हैं, बहुत से लोग नहीं भी हैं। अब ये जो सारी गुफ्तगू है, हम देखते हैं कि हमें साइंसदानों ने इसके मुतालिक गाइड किया, रिसर्चेस की, एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर उन्होंने अपनी एक राय कायम की। ये बताइए कि एक साइंसदान किस हद तक काबिल कबूल या उसकी राय को किस हद तक तस्लीम किया जा सकता है? एक साइंसदान की राय मैटर नहीं करती कभी भी। आप कभी भी एक साइंसदान के कहने पे कुछ नहीं मान सकते, चाहे फिर वो आइंस्टाइन ही क्यों ना हो। आइंस्टाइन ने कहा था क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो इनकम्प्लीट है, लेकिन उसके कहने से तो कुछ नहीं हो जाता। वेल कई लोग आज भी समझते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स इनकम्प्लीट है, लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि आई थिंक ये इसके बारे में मैंने उस वीडियो में बात की जिसकी मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि मैंने वो पिछले दिसंबर के लास्ट में बनाई थी कि एक साइंसदान के कहने से कुछ नहीं हो जाता, एक पेपर के कहने से कुछ नहीं हो जाता। ये जो मीडिया में कई दफा ऐसे होता है कि ये एक स्टडी की गई है, एक पेपर लिखा गया है, एक पेपर से कभी कुछ नहीं होता। आप ऐसा ऑलमोस्ट किसी भी चीज के बारे में पेपर उठा सकते हो, यानी कि ऐसे पेपर्स भी हैं जो ये कह देंगे क्लाइमेट चेंज सही नहीं है, ऐसे पेपर्स भी हैं। जैसे कभी एक बड़ा मशहूर पेपर आया हुआ है कि जो क्लेम कर रहा था कि अर्थ के सेंटर में एक ब्लैक होल है जो कि डीएनए और वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए टेलीकम्युनिकेशन, तो ऐसे पेपर भी मिल जाएंगे आपको। तो लोग ऐसे पेपर उठा के फिर मानना थोड़ा शुरू कर देंगे उसको। तो कई दफा ऐसे होता है कि एक ऐसी रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करूं तो कभी ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स दिखते हैं जो जिनके लिए आप एक तरह से कह सकते हैं कि दुनिया तैयार नहीं होती, लेकिन बाद में जब हमें पता लग जाता है कि ओके ऐसा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आना चाहिए, तो फिर दोबारा देखते हैं उसको, तो फिर क्या कहते हैं वो वही एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट दोबारा आ जाता है, दुनिया देख लेती है उसको। तो पहले उसको लोग इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो सिर्फ एक ही बंदे ने किया था, एक ही ग्रुप ने किया था, फॉर एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट के केस में। तो एक ग्रुप के कहने से, एक बंदे के कहने से कुछ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अब डॉक्टर अब्दुल सलाम और स्टीवन वाइनबर्ग ने थ्योरी दी थी 1979 में, उनको नोबेल प्राइज भी मिला था इसके लिए, जो कि थी उस पे वीक इंटरेक्शन पे, इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन पे। उसकी एक वो थी प्रिडिक्शन जिसको कहते हैं न्यूट्रल करंट्स, ठीक है। अब न्यूट्रल करंट जो है वो 1973 में डिस्कवर हुए थे जाके सर्न में। आई थिंक उसका नाम था गार्गलिन डिटेक्टर, ऐसा कुछ नाम था उसका, वो आज भी रखा हुआ है सर्न के बाहर क्योंकि वो बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, 1973 में थी मेरे ख्याल से। तो स्टीवन वाइनबर्ग ने अपनी बुक में लिखा हुआ है ड्रीम्स ऑफ अ फाइनल थियरी में कि 61 में भी शायद ये डिस्कवर हो गए थे न्यूट्रल करंट्स, लेकिन किसी ने उस पर गौर नहीं किया क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि ऐसे करंट होने चाहिए। जो वाइनबर्ग का पेपर था वो 67 में आया था ये इसके ऊपर न्यूट्रल करंट्स के ऊपर, तो उस वक्त पता ही नहीं था लोगों को। और अगर वहां पे लोग ये कह रहे थे ये कोई नई एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आया है तो सिर्फ उसी ने दिया था बंदे ने, और किसी बंदे ने नहीं दिया था वो, तो किसी ने नहीं माना उसको। इसके अलावा और बड़ी कई सारी एग्जांपल्स हैं, मेरे जहन से कुछ निकल भी रही हैं इस वक्त, लेकिन हाँ एक एक और चीज़ हो सकती है। कई लोग ना एक और चीज़ ये कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल LHC जो है, LHC जो है क्योंकि वो एक ही मशीन है दुनिया में उस लेवल की, तो कई लोग ये हैं जो वो क्या करना शुरू कर देते हैं कि जो LHC कहेगी लोग वो मानना शुरू कर देते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है।
उनको फिर पता ही नहीं है कि एलएचसी काम कैसे करता है। जब कोई रिजल्ट अनाउंस होता है ना एलएचसी में, उसका मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने क्या कहते हैं एक इनको इंटरेक्शन एक पार्टिकल कोलिजन ऐसी मिली उनको जिसमें उनको कुछ दिख गया तो उन्होंने अनाउंस कर दिया, ऐसे नहीं होता। उसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट होता है जिसको कई कई दफ़ा पार्टिकल फिजिक्स के लिटरेचर में सुनोगे 5 सिग्मा लेवल। 5 सिग्मा लेवल का मतलब ये होता है कि सपोज करो कि आपके पास एक कई दफ़ा ना जब क्या कहना चाहिए नंबर ऑफ, अगर आप प्लॉट करो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एनर्जी के अगेंस्ट, तो आपको ना यूं से एक यूं ग्राफ मिलता है, यूं जिस तरह 1/x का ग्राफ बनता है यूं बिल्कुल, लेकिन उसमें ना फ्लक्चुएशंस आती हैं, फ्लक्चुएशन ऐसे ऐसे। अब अगर कोई डिस्कवरी हो ना तो फ्लक्चुएशन आती है उस डिस्कवरी के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो 5 सिग्मा लेवल का मतलब ये होता है कि उस जो फ्लक्चुएशन का जो हाइट है ना वो 5 स्टैंडर्ड डेविएशंस या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू द होल डाटा, तब जाके उसको एक डिस्कवरी माना जाता है। ठीक है। और हिग्स बोसॉन के केस में 2 ग्रुप्स ने ये पेश किया था कि हमने, एक ने कहा था कि 4.9 सिग्मा मेरे ख्याल से, और आई थिंक सीएमएस ने शायद कहा था कि 5 सिग्मा लेवल पे हमने डिस्कवर किया है, तब जाके डिस्कवरी हुई थी ये वाली। उसके बाद अब देखो ये मीडिया में वो खबर तो आ गई, लेकिन उसके बाद अगर कभी हिग्स बोसॉन उन्होंने दोबारा देखा हो तो उसकी खबर नहीं आएगी मीडिया में, लेकिन वो आता है नजर, आज भी आता है नजर। तो ऐसा नहीं है कि वो एक बार नजर आया था और उसके ऊपर साइंसदानों ने ये कह दिया, नहीं। ग्रेविटेशनल वेव्स कई दफा डिस्कवर हो चुकी हैं अब तो। जब पहली बार डिस्कवर हुई थी तब न्यूज आई थी, लेकिन उसके बाद कई दफा देखी जा चुकी हैं वो। और जो पेपर्स फॉलो करते हैं उनसे आप पूछ सकते हो, वो बताएंगे आपको कि कब कब डिस्कवर हो चुकी हैं। डिस्कवर ही कहना चाहिए, डिटेक्ट हो चुकी है कई दफा अब तो। ठीक है। उसके अलावा कई दफा ऐसे होता है कि ये 5 सिग्मा लेवल क्रॉस नहीं हुआ होता तो उसको नहीं लेते लोग सीरियसली। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एलएचसी में एक वो है डिटेक्टर जिसका नाम है LHC-b डिटेक्टर। वो बना ही बॉटम क्वार्क की उसके फिजिक्स के लिए, क्योंकि बॉटम क्वार्क की फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। उसको ब्यूटी क्वार्क भी कहते हैं, बॉटम क्वार्क या ब्यूटी क्वार्क। उसमें कुछ एनोमलीज हैं, उसमें मेरे पास वो वहाँ पे पढ़ा हुआ लिखा हुआ कि एनोमलीज कौन कौन सी हैं। एनोमलीज का मतलब ये है कि ऐसी प्रोडिक्शन है जो स्टैंडर्ड मॉडल से वेरी करती हैं, तो जो स्टैंडर्ड मॉडल देता है प्रोडिक्शन उससे डिफरेंट है, लेकिन उनकी जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो किसी का 3.5 सिग्मा है, किसी का 3 सिग्मा है। 5 सिग्मा नहीं पहुंचा तो नहीं लेते लोग उनको सीरियसली अभी। यानी कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग समझते हैं कि फ्यूचर में 5 सिग्मा भी आ जाएगा इसके लिए, तो उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनको करने दो। जब तक सब लोगों को कन्विंस करने का मतलब यह है कि 5 सिग्मा लेवल पे जब जाके नहीं आएगा इसका रिजल्ट, तब तक हम उसको सीरियसली नहीं लेंगे। तो एक एक्सपेरिमेंट, एक बंदा, उसके कहने से कुछ नहीं होता। अब कई लोग वो शायद ये कहें कि आइंस्टाइन ने जनरल रिलेटिविटी पे काम किया और वो अकेला ही था, एसेंशियली वो अकेला था जिसने जनरल रिलेटिविटी पे काम किया। एंड में जाके उसने हिल्बर्ट को बताया तो हिल्बर्ट ने काम करना शुरू किया, लेकिन हिल्बर्ट को वो सारा मटेरियल आइंस्टाइन से ही मिला था। वो आइंस्टाइन ने जाके आई थिंक प्रशियन अकेडमी में या पता नहीं, आई थिंक गटिंगन यूनिवर्सिटी में शायद जाके स्पीच दी थी, तो तब जाके हिल्बर्ट ने काम करना शुरू किया था, लेकिन आइंस्टाइन ने काम किया था सारा। लेकिन हम इसलिए नहीं मानते जनरल रिलेटिविटी को कि आइंस्टाइन ने कह रही है, तो आइंस्टाइन ने तो और बड़ी चीजें कही हैं, लेकिन हम वो नहीं मानते। फॉर एग्जाम्पल आई थिंक, अब ये कोट है मुझे पता नहीं सच है या नहीं, लेकिन मैंने बहुत सुना है। आइंस्टाइन ने ये कहा हुआ है कि अगर शहद की मक्खियां मर जाए तो ह्यूमन बींग्स नहीं रह सकते जिंदा, लेकिन उसको कोई सीरियसली नहीं लेता, चाहे उसने आइंस्टाइन ने क्यों ना कहा हो। ये वो खुदा नहीं है, वो इंसान ही है। तो क्या कहते हैं हम, आइंस्टाइन ने ये जनरल रिलेटिविटी की प्रेडिक्शन दी थी, ये लाइट के बेंड होने वाली, तो तब जाके मीडिया में उसकी खबरें आना शुरू हुई थी। कई लोगों को उस पर भी रिजर्वेशन है, कई लोगों को आई थिंक वाइनबर्ग ने खुद भी लिखा हुआ है अपनी बुक में। कई और लोग अगर उनसे आप पूछो तो वो भी ये कहेंगे कि जो 1919 में एक्सपेरिमेंटल क्या कहना चाहिए डिटेक्शन हुई थी, जिसमें आर्थर एडिंगटन ने सूरज से वो लाइट के जो बेंड होना है वो डिटेक्ट किया था, वो डाटा जो था वो उसको मैनिपुलेट किया गया था। कई लोग कहते हैं, कई लोग बिलीव करते हैं इस चीज को कि उस डाटा को मैनिपुलेट किया गया था आइंस्टाइन के प्रेडिक्शन से मैच करने के लिए। लेकिन उसके बाद उस 1919 से अब तो 2019 से भी आगे चले गए हैं, 100 साल से ज्यादा हो गए हैं, इसमें हमने कई और टेस्ट कर लिए जनरल रिलेटिविटी के, जो कि उस टेस्ट बहुत ज्यादा सेंसिटिव थे और बहुत एक्यूरेट थे। तो हम जनरल रिलेटिविटी को इसलिए सही नहीं मानते हैं कि वो एक टेस्ट एडिंगटन ने कर लिया था तो हम सही मानते हैं, नहीं। उसके बाद कई, फॉर एग्जाम्पल एक बहुत मशहूर टेस्ट है
किसी को इंटरेस्ट हो तो वो देख सकता है, उसका नाम है ग्रेविटी प्रोब बी। ये टेस्ट है जनरल रिलेटिविटी का। उसमें ये है कि आप एक जायरोस्कोप लो, बड़ा जायरोस्कोप, और उसको अर्थ के साथ ऑर्बिट में बिठा दो, और फिर आपने ये देखना है कि जायरोस्कोप का एक नीडल होता है जो कि ना यूं मूव करता है। तो अगर जो जनरल रिलेटिविटी ये प्रिडिक्ट करती है कि जो रोटेटिंग मैसेज है ना, उनके इर्द गिर्द जो स्पेस टाइम है ना, वो भी उनके साथ ड्रैग करता है, तो कहते हैं फ्रेम ड्रैगिंग। तो अगर ये बात सच है तो फिर वो जो जायरोस्कोप की नीडल है ना, तो उसको हल्का सा, बहुत ज्यादा हल्का सा टिल्ट करना चाहिए, क्योंकि अर्थ का मैस बहुत ज्यादा नहीं है। तो मुझे जहां तक याद है कि आई थिंक कई किलोमीटर दूर से अगर आप एक सिक्के को देख पाओ ना, इतना सा हल्का सा उसमें एंगुलर डेविएशन होनी थी उसकी। और वो उन्होंने क्या कहते हैं, आई थिंक 50s में या 60s में ऐसा कुछ था, एक्सपेरिमेंट हुआ था, मुझे याद नहीं है। तो वो एग्जैक्टली जो जनरल रिलेटिविटी कह रही थी वही था। तो ये मच मोर सेंसिटिव टेस्ट है जनरल रिलेटिविटी का। तो आइंस्टाइन ने अकेले ने काम किया है जनरल रिलेटिविटी पे, लेकिन सिर्फ उसके काम करने से हम जनरल रिलेटिविटी को सही नहीं मानते। इसके अलावा आप आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है, आइंस्टाइन इक्वेशन, उसको उसकी एक भी सोल्यूशन, आई थिंक शुरू में आइंस्टाइन ने पूरी यूनिवर्स पे सोल्यूशन को लगाया था, उस इक्वेशन को लगाया था, लेकिन जो उसकी फॉर्मल सॉल्यूशंस हैं आइंस्टाइन की इक्वेशन की, वो ये कभी आइंस्टाइन ने खुद नहीं दी थी। और आई थिंक आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है उसकी चार या पांच बहुत मशहूर सॉल्यूशन हैं। एक सॉल्यूशन है कि एक स्फेरिकली सिमेट्रिक बॉडी हो और वो रोटेट ना कर रही हो, उसको कहते हैं श्वार्ज़शील्ड सॉल्यूशन। फिर अगर स्फेरिकली सिमेट्रिक बॉडी हो, वो सॉरी, पहले वाली जो सॉल्यूशन थी ना, उसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिकल चार्ज हो तो उसको रीजन ऑफ नॉर्स्ट्रॉम कहते हैं। फिर अगर वो रोटेट कर रही हो, वो मुश्किल सॉल्यूशन है, उसको कर कहते हैं। तो ये अकेला आइंस्टाइन ने नहीं काम किया हुआ जनरल रिलेटिविटी पे, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है। तो मैं आइंस्टाइन जनरल रिलेटिविटी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एक प्राइम एग्जाम्पल है जिसमें एक ही बंदे ने काम किया था, और लोग कह सकते हैं कि सिर्फ आइंस्टाइन के कहने पे आप मानते हो। नहीं, ये बहुत बहुत ज्यादा गलत होगी कि अगर हम ये कहेंगे आइंस्टाइन के कहने पे मानते हैं। अगर आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स के बारे में कहोगे न्यूटन के कहने पे मानते हो, तो न्यूटन की कही भी काफी बातें, आई मीन काफी, हाँ, न्यूटन की ग्रेविटी जो है वो इनकम्प्लीट आज हमें पता है। जनरल रिलेटिविटी जो है वो उसमें सही है, और जनरल रिलेटिविटी भी असल में कंप्लीट नहीं है, क्योंकि जनरल रिलेटिविटी जो है वो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड्स पे काम नहीं करती। अगर आप उसकी फॉर एग्जांपल श्वार्ज़शील्ड सॉल्यूशन की बात करो, तो श्वार्ज़शील्ड सॉल्यूशन जिसकी मैंने अभी बात की कि एक स्फेरिकली सिमेट्रिक बॉडी जो रोटेट ना कर रही हो, इलेक्ट्रिकल चार्ज भी ना हो, वो अगर आप सिर्फ वही देख लो तो उसके मिडल में सिंगुलैरिटी है, तो वहाँ पे जनरल रिलेटिविटी काम नहीं करती। तो जनरल रिलेटिविटी भी कंप्लीट नहीं है, चाहे वो आइंस्टाइन ने क्यों ना दी हो। न्यूटोनियन मैकेनिक्स तो इनकम्पैटिबल थी स्पेशल रिलेटिविटी के साथ, क्योंकि उसमें ग्रेविटी जो है वो इंस्टेंटेनियसली ट्रेवल करती है। तो जो साइंटिफिक कम्युनिटी के बाहर होते हैं ना लोग, उनको हो सकता है ये गिला हो कि गिला बहुत गलत होगा, क्योंकि उससे पहले उनको रिसर्च करनी चाहिए कि एक ही बंदे के कहने पे हम कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं, या एक एक्सपेरिमेंट के बेस पे हम कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता। कई दफ़ा ऐसे होता है कि पार्टिकल्स जो है जब नए डिस्कवर होते हैं, फॉर एग्जांपल बॉटम क्वार्क जब डिस्कवर हुआ था ना 1979 में, उसको डिस्कवर किया था आई थिंक ब्रुकहावेन ने, जो कि अमेरिका में होती है, ब्रुकहावेन नेशनल लेबोरेटरी में। और अमेरिका में एक और बड़ी बहुत फेमस वो है पार्टिकल एक्सेलरेटर, जिसका नाम है स्लैक। तो सिर्फ ब्रुकहावेन के कहने पे हमने नहीं मान लिया था, उसके बाद स्लैक ने भी उसको डिस्कवर किया था एक और तरीके से, बॉटम क्वार्क को। असल में क्वार्क डिस्कवर नहीं होता, वो उस क्वार्क रखने वाला एक मीजॉन डिस्कवर होता है, इसको हम उपसिलॉन मीजॉन कहते हैं। चार्न क्वार्क की जब डिस्कवर हुई थी 74 में, तो उसको भी स्लैक ने एक और तरीके से डिस्कवर किया था। वो दरअसल जे साई मीजॉन था जिसको डिस्कवर किया था, उसके अंदर चार्न क्वार्क था। तो एक एक्सपेरिमेंट के कहने पे, एक बंदे के कहने पे कभी कुछ नहीं माना जाता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक बंदे की रेपुटेशन ऐसी बन चुकी हो कि उसकी बात को हम सीरियस लें और उस पर काम करना शुरू करें, लेकिन उसको मान नहीं लेते कि ये बगैर किसी डाउट के सही बात है। फॉर एग्जांपल विटन ने कंजेक्चर किया था 95 में कि पांचों स्ट्रिंग थ्योरीज जो हैं वो एक जैसी हैं, ड्युअलिटी से मैच करती हैं, और उस पर एम थ्योरी पे आज भी काम हो रहा है, आज भी हम उसको सही तरह नहीं समझते हैं। तो उसकी रेपुटेशन थी ना उस बंदे की। वरना अगर कोई और बंदा आगे कह दे कि मैं उसकी जो उसका पेपर था, आई थिंक वो था स्ट्रिंग थ्योरी डायनामिक्स इन वेरियस डिमेंशंस, यानी कि आप डिफरेंट डिमेंशंस में स्ट्रिंग थ्योरी के सॉल्यूशंस दे रहे हो, तो अगर कोई और बंदा ये क्लेम कर दे तो किसी ने नहीं पढ़ना था वो। लेकिन ऑर्बिटल वो क्लेम कर सकता है क्योंकि उसने पहले बहुत काम किया हुआ है, और उसको भी सीरियस नहीं लिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने उसको मान नहीं लिया कि ये बगैर किसी डाउट के सही है। सीरियस नहीं ले सकते हैं, वो रेपुटेशन पे डिपेंड करता है। साइंटिफिक कम्युनिटी में होता है ऐसे कि यार बंदे की रेपुटेशन बहुत मैटर जी करती है।
जी, यूनिफिकेशन की बात करें तो साइंसदानों की कोशिश रही है कि कायनात की बुनियादी कुव्वतों को एक कर दिया जाए, या कम से कम कोई ऐसा जरिया तलाश कर लिया जाए जो वो किसी सिंगल एंटिटी या सिंगल इक्वेशन तक हमें लेके जा सके। ठीक। इलेक्ट्रोवीक थ्योरी हमने पढ़ी, हम्म। थ्योरी ऑफ वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस, बड़ी मशहूर थ्योरी थी, जिसमें उससे पहले अभी भी है। इलेक्ट्रिक और हाँ बिल्कुल अभी भी है। अभी उससे भी। पहले इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स का भी तस्वुर अलहदा माना जाता था, फिर उनको भी कंबाइन करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बना दिया गया, फिर वीक थ्योरी ऐड हो गई। कई हम्म। लोग ग्रेविटी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में डालने की कोशिश करते हैं, और एक मैं मिसाल आपके सामने सिर्फ उसकी अर्ज करना चाहूंगा कि वो कहते हैं कि रिलेटिविटी, स्पेशल रिलेटिविटी जो हमें रिजल्ट्स देती है, उस रिजल्ट से बड़ी स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन्स निकलते हैं कि ग्रेविटी असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक स्पेशल केस है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, ये कौन कहता है? तो बहुत गलत कहते हैं कई, अगर वो ये कहते हैं। हाँ 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 बिल्कुल। बहुत गलत कहते हैं। असल में एक जहाँ छोटी सी बात है कि हमारे पास ना जो, अगर आप अभी थोड़ी देर के लिए ग्रेविटी को साइड पे करते हैं, सिर्फ बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की और वीक इंटरेक्शन की, तो उसके आपने आपने खुद ही बात कर दी कि उसकी जो थियरी है वो इलेक्ट्रोवीक थियरी है, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक चीज है जो कि ना लोगों को समझनी पड़ेगी, जो फिजिक्स में या तो भी ग्रेजुएट लेवल की फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, क्वांटम फील्ड थ्योरी नहीं पढ़ रहे, या फिर वो जो कि फिजिक्स पढ़ते ही नहीं है, वो उनके लिए शायद ज्यादा मुश्किल हो ये समझना। अब फिजिक्स में ना एक ट्रेंड चला हुआ है काफी टाइम से, जो कि आई थिंक 1950s नहीं कहना चाहिए, 1960 70s के बाद फिजिसिस्ट को ये बात समझ आई थी, और वो ये थी कि आपको ना एम्फेसिस डालना है, बहुत एम्फेसिस डालना है समथिंग नोन एज सिमेट्री प्रिंसिपल्स पे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्री प्रिंसिपल्स? सिमेट्री प्रिंसिपल्स ये कि फॉर एग्जांपल ये पेन है, ठीक है। अगर मैं इसको यू नो अच्छा सपोज करो कि ये जिस तरह से यहाँ पे है ना कवर, इसका यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे कवर होता है इसका, ठीक है। तो अगर मैं इसको रिफ्लेक्ट कर दूं तो इस पेन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल पहले जैसा है। लेकिन इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट सिमेट्री, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ये नहीं कह सकता कि इस पेन को मैंने हल्का सा रिफ्लेक्ट कर दिया, नहीं, मैं रिफ्लेक्ट ऐसे ही कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता इसको मैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूँ कि ये पेन है, इसको मैं ना इस पॉइंट के बहुत रोटेट कर रहा हूँ यूं, ठीक है। हम्म तो इस रोटेशन से इस पेन की लेंथ चेंज नहीं होती, ठीक है। हम्म और ये रोटेशन जो है ना, इसके बारे में मैं कह सकता हूँ कि अच्छा मैंने इसको हल्का सा रोटेट किया है, ठीक है, ये मैं कर सकता हूँ। ये रिफ्लेक्शन की तरह नहीं है कि मैं ये नहीं कर सकता कि मैंने हल्का सा रिफ्लेक्ट किया है, रिफ्लेक्शन यही होगी। लेकिन मुकम्मल ही रोटेशन के, होगी। हाँ, तो ये दो तरह की सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन है। ये जो है ना, ये वाली रिफ्लेक्शन, ये है डिस्क्रीट सिमेट्री, और ये जो रोटेशन है इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस सिमेट्री। अब हम्म ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैं भी कर रहा हूँ, ये तो इस स्पेस के अंदर है, फिजिकल स्पेस के अंदर। जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है ना, अगर आप उनको देखो तो वो दरअसल स्पेस टाइम में रोटेशन है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर मैं पूरे यूनिवर्स को ट्रांसलेट कर दूं, ट्रांसलेट करने का मतलब है कि एक पॉइंट से हर चीज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाऊं, यानी कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए, हर चीज को एक डायरेक्शन में हिला दूं, यानी कि वो यूनिवर्स को मैं धक्का दे दूं एक ही डायरेक्शन में, तो उससे फिजिकल लॉस का फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये है हम्म ट्रांसलेशन। तो रोटेशंस, ठीक है, और ट्रांसलेशन, ये तो दो चीजें हो गई। उसके बाद मैंने बात की लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की, तो उसका मतलब ये है कि अगर मैं सपोज करो इनर्शियल फ्रेम में हूँ, तो मुझे जो फिजिकल लॉस दिखेंगे वही किसी और को भी दिखेंगे जो इनर्शियल फ्रेम में हो, ठीक है। और वो मेरे रिलेटिव हो सकता है, किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हूँ। तो इसको अगर मैंने उसके फ्रेम में जाना हो, इसको हम कहते हैं बूस्ट, ठीक है। तो ये लॉरेंस बूस्ट है, तो लॉरेंस बूस्ट और रोटेशंस। अब जैसे कि मैंने कहा कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये स्पेस टाइम में रोटेशंस होती हैं, तो दरअसल बूस्ट और रोटेशंस जो है ना, ये दो आप कह सकते हैं कि ये सेम चीजें ही हैं। सेम चीजें नहीं कहना चाहिए, रिलेटेड है, यानी कि ये दोनों मिल के स्पेस टाइम में बनाती हैं रोटेशन, ठीक है, स्पेस टाइम में, ना कि सिर्फ स्पेस में। और एक तो है ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन में टाइम ट्रांसलेशन भी आ सकती है, यानी कि जो फिजिकल लॉस इस वक्त है, एक सेकंड बाद भी वही होंगे, ठीक है। तो ये टाइम ट्रांसलेशन है, यानी कि टाइम में धक्का दे रहा है एक तरह से, ठीक है। तो ये जो ट्रांसलेशन, ये जो है ना सारी की सारी ट्रांसफॉर्मेशन, ये स्पेस में ट्रांसलेशन, टाइम में ट्रांसलेशन, और स्पेस टाइम में रोटेशन, ये 10 हैं। अगर आप इनको देखो वो होते तो ये 10 हैं।
इनको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं पॉइंटकारी ग्रुप, ठीक है। अब पॉइंटकारी ग्रुप जो है ये तमाम के तमाम मॉडर्न फिजिक्स के लिए जरूरी है, इसको हम वायलेट नहीं करते, ठीक है। यानी कि हम ये कहते हैं कि जो भी फिजिकल लॉज होंगे वो पॉइंटकारी ग्रुप में, ग्रुप क्यों कहते हैं वो उसकी रीजन टेक्निकल है, लेकिन उसका मतलब आप ये समझ लो, पॉइंट जब मैं कहूँ पॉइंटकारी ग्रुप उसका मतलब है स्पेस में ट्रांसलेशन, टाइम में ट्रांसलेशन और स्पेस टाइम में रोटेशन, तो इनमें वो इनवेरिएंट होना चाहिए, ठीक है। इनको हम कहते हैं क्या कहना चाहिए, एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, एक्सटर्नल सिमिट्रीज भी कहते हैं। ये जो सिमिट्री लफ्ज है ना, इसका मतलब होता है ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो फिजिकल लॉज को चेंज ना करे, ये ट्रांसफॉर्मेशन है सिमेट्री, ठीक है, जो फिजिकल लॉज को चेंज ना करे, ये मतलब है सिमेट्री का। लेकिन इसके अलावा ना इंटरनल सिमेट्रीज भी होती हैं। इंटरनल सिमेट्रीज को जरा समझाना जरा मुश्किल है, लेकिन वो भी एक तरह से रोटेशन ही होती है, लेकिन वो उनका वो मैथमेटिकल चीजें हैं, उनको कहते हैं गेज ट्रांसफॉर्मेशन। अब जैसे कि मैंने अभी बात की कि ये जो एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन है ये पॉइंट का एक ग्रुप है, ठीक है। तो वो जो इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना वो भी ग्रुप्स होती हैं, ठीक है। अब कौन सा ग्रुप आप लेना चाह रहे हो गेज के लिए, तो इट टर्न्स आउट के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ना, जो कि दरअसल मैक्सवेल की थ्योरी है, उसके लिए ग्रुप होता है जिसको कहते हैं U1 ग्रुप। U1 ये मतलब है U1, U का मतलब है कि यूनिटरी मैट्रिसेस का ग्रुप है, और जो कि 1 बाय 1 मैट्रिसेस हो। 1 बाय 1 का मतलब होता है एक नंबर सिर्फ, तो एक नंबर होता है वो सिर्फ एक। इसी तरह से जो इलेक्ट्रोवीक, जैसे कि आपने बात की इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन, तो इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन में जो ग्रुप है ना, उसमें जो ग्रुप होता है वो होता है SU2 क्रॉस U1। जो मैट्रिक में आप आई थिंक 10th की मैट्रिक में एक चीज पढ़ते हैं मैथ्स में लोग, इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को पता होगा क्या है, दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लेते हैं क्रॉस बी, तो ये वही कार्टेशियन प्रोडक्ट है और कुछ भी नहीं है। तो SU2 क्रॉस U1, ठीक है, ये ग्रुप ऐसा है जो कि इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन देता है हमें, ठीक है। इसमें एक मजेदार बात, थोड़ी सी टेक्निकल होती है लेकिन मजेदार होगी अगर समझ आ जाए, वो ये है कि हमारे पास ये जो ग्रुप्स है ना SUN, एन कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, 1 नहीं होता वैसे, 2 3 4 5 6 7, इसमें ना एक नोशन होती है, एक आइडिया है, इसको कहते हैं जनरेटर्स, ठीक है। अब जनरेटर्स थोड़ा जैसे लग सकता है कि ये मैथमेटिकली कॉम्प्लेक्स चीज है, लेकिन अगर हम ये पूछें कितने जनरेटर्स हैं तो उससे हमें पता लगता है कि कितने फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स हैं। यानी कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि W प्लस W माइनस Z ही क्यों है, 3 ही क्यों है, ठीक है। तो उसका आंसर ये है कि SU2 जो है उसके जनरेटर्स 3 है, ठीक है। अब SUN के जनरेटर्स होते हैं n स्क्वायर माइनस 1, नहीं n स्क्वायर माइनस 1, या आई थिंक या n स्क्वायर माइनस 1। तो SU2 है तो 2 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1 यानी कि 3, ठीक है। तो ये 3 है और U1 के एक ही है, ठीक है। तो 4 पार्टिकल्स होने चाहिए फिर, W प्लस W माइनस Z और फोटोन, ठीक है। तो फोटोन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का है, ये 3 जो है ये बिग न्यूक्लियर के हैं, तो ये चारों के चारों पार्टिकल्स जो हैं ये इस ग्रुप में आ गए SU2 क्रॉस U1। जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है उसका ग्रुप कौन सा होगा, उसका ग्रुप इट टर्न्स आउट कि उसका ग्रुप जो है वो SU3 है। SU3 जैसे जैसे कि मैंने बताया कि SUN के जो नंबर ऑफ जनरेटर्स हैं, जनरेटर्स जो मैं कहूँ तो आप समझो कि जैसे कि मैंने कहा कि जितने जनरेटर्स होते हैं उतने फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो SU2 के जनरेटर्स या फिर SUN के फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स वो कितने होंगे, 3 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 8, और हमें पता है 8 ग्लूऑन्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप ये क्वेश्चन पूछो कि मैं कहा ग्रेविटी को साइड पे रखो, तो इलेक्ट्रोवीक और SU3 इसको मैंने अगर मिलाना हो तो इसमें कितने पार्टिकल्स मुझे चाहिए, तो ओके, तो 4 तो इसके हो गए, इलेक्ट्रोवीक के हो गए, यानी कि W प्लस W माइनस Z और फोटोन, ये 4 हो गए, और 8 ग्लूऑन्स, ठीक है, तो 12, ठीक है। इसको हम कहते हैं रैंक ऑफ अ ग्रुप। यानी कि जो आप अभी देखना कि स्टैंडर्ड मॉडल का जो गेज ग्रुप है वो है SU3। SU3 किसका है, स्ट्रॉन्ग फोर्स का, और SU2 क्रॉस U1 ये है इलेक्ट्रोवीक का। तो कई दफा आप देखोगे कि स्टैंडर्ड मॉडल का ये ग्रुप लिखा होता है SU3 क्रॉस SU2 क्रॉस U1। इसमें और चीजें भी हैं जैसे वो मैं बताऊंगा यहाँ पे कि वो लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड क्या होता है, वो बात की बात है, वो समझने के लिए जरूरी नहीं है। अच्छा, अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ये जो है सारे के सारे पार्टिकल्स, ये एक यूनिफिकेशन का मतलब क्या होगा, क्या मतलब मैं इसको यूनिफाई करूँ। अगर आप ये ग्रुप देखो ना, SU3 SU2 और U1 ये 3 पार्ट्स से मिलकर बना हुआ है। तो हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या कोई एक ग्रुप नहीं है जिसके अंदर ये ग्रुप हो, ये मैथमेटिकल क्वेश्चन हो जाता है फिर, कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जिसके अंदर ये ग्रुप हो। इट टर्न्स आउट कि ऐसा ग्रुप है, लेकिन वो ग्रुप जो है वो है SU5।
और ये जो है ना, ये इसके ऊपर थ्योरी बनी हुई है, 1974 में बनी थी थ्योरी इसके ऊपर। और वो थ्योरी बनाई थी वो जो नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट थे शेल्डन ग्लाशो, उन्होंने बनाई थी। और उनके साथ एक कोलैबोरेटर थे, उनके मुझे तो पूरा नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन हॉवर्ड ग्रेजुई नाम था शायद उनका, ऐसे कोई नाम था, हॉवर्ड ग्रेजुई, ग्लाशो ग्रेजुई मॉडल कहते हैं इसको। तो उन्होंने कहा कि SU5 ट्राई करते हैं। अब देखो, मैंने अभी बताया था कि SUN के कितने जनरेटर थे, n² - 1। तो SU5 के कितने होंगे, 5² - 1 यानी कि 24। ठीक है, तो 24 है और हमें कितने चाहिए थे स्टैंडर्ड मॉडल के, 12। तो ये डबल कर रहा है पार्टिकल्स को। तो 12 तो हमें पता है कौन से हैं, तो और 12 कौन से हैं। ठीक है, तो इट टर्न्स आउट कि उनको हम नाम दे देते हैं एक्स, उनमें से 6 उनको हम कहते हैं एक्स बोसॉन्स, और जो बाकी 6 उनको हम कहते हैं वाई बोसॉन्स। ठीक है, तो ये एक इसको कहते हैं ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी। ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी जो होती है ना, उनमें ग्रेविटी नहीं होती। ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी का मतलब है कि जिसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स और इलेक्ट्रोवीक फोर्स हो। ग्रेविटी को अभी हम ले रहे हैं, वो बाद में बताता हूँ ग्रेविटी के बारे में। तो ये एक प्रपोजल है। अब देखो, उन्होंने एक मॉडल दे दिया कि ये हो सकता है, लेकिन उनके कहने पर हमने मान लिया कि यही है, उनको उसको हमने टेस्ट करना है। तो मैंने कहा कि SU5 के कितने पार्टिकल्स हैं, फोर्स कैरिंग 24, 5² - 1, और हमें स्टैंडर्ड मॉडल के कितने चाहिए, 12। तो एक्स्ट्रा 12 है, उनमें से 6 को हम कह देते हैं एक्स, 6 को हम कह देते हैं वाई। अब इट टर्न्स आउट कि वो जो एक्स और वाई बोसॉन्स है ना, वो बहुत हैवी हैं। क्यों हैवी हैं, वो इसलिए हैवी हैं कि हम ऐसी फाइनमेंट डायग्राम्स बना सकते हैं इस मॉडल में कि प्रोटॉन जो है वो डिके कर जाए। अब हमें पता है कि प्रोटॉन डिके नहीं करता, प्रोटॉन स्टेबल है। अगर प्रोटॉन स्टेबल ना होता तो हम ही ना होते, क्योंकि हम प्रोटॉन से बने हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन कर सकता है डिके, लेकिन वो भी कभी कभी करता है। वो जब आप बीटा डिके नहीं पढ़ते, उसमें न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में डिके करता है, और एंटी न्यूट्रिनो में। तो प्रोटॉन डिके नहीं करता। ठीक है, अगर वो करता तो हम ना होते। लेकिन वो मॉडल ये कहता है प्रोटॉन डिके कर सकता है। अब ये ऐसी चीज है जो कि हम देखते हैं दुनिया में नहीं हो रही। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीजें कर सकते हो आप, या तो आप कह दो कि SU5 गलत है, SU5 मॉडल जो है ग्लाशो का, क्योंकि प्रोटॉन डिके नहीं कर रहा। या तो फिर आप ये कह सकते हो कि प्रोटॉन डिके करता है, लेकिन उसको डिके करने के लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए, बहुत लंबा टाइम। अब एक्सपेरिमेंटली हम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हमारे पास एक फैसिलिटी है जापान में, जिसको कहते हैं सुपर कामियोकांडी डिटेक्टर। ठीक है, वो दरअसल बना है न्यूट्रिनोस को डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि न्यूट्रिनोस जो होते हैं ना, वो हर चीज से गुजर जाते हैं। तो वो आते हैं आउटर स्पेस से, और आउटर स्पेस और पार्टिकल्स भी आते हैं, म्यून्स भी आते हैं, और चीजें भी आती हैं। तो हम, और लेकिन जो बाकी चीजें हैं ना, वो ना इंटरेक्ट करती हैं दूसरी चीजों के साथ। तो ऐसा नहीं है कि वो आउटर स्पेस से कोई पार्टिकल आएगा और जमीन के अंदर तक चला जाएगा, मुश्किल है, ऐसा नहीं होता। उससे पहले ही वो एब्जॉर्ब हो जाता है कहीं ना कहीं। लेकिन न्यूट्रिनोज नहीं होते। ठीक है, तो न्यूट्रिनो के जो डिटेक्टर्स होंगे ना, वो आप देखोगे कि अंडरग्राउंड होते हैं। इसीलिए अंडरग्राउंड होते हैं कि वो न्यूट्रिनोज को ही सिर्फ लें, और कोई पार्टिकल नहीं चाहिए हमें, ताकि वहां तक आते आते सिर्फ न्यूट्रिनो ही बचता है और कुछ नहीं बचता। अब न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट करने का जो तरीका है ना, वो ये है कि हमें पानी चाहिए, बहुत ज्यादा पानी चाहिए, बहुत ज्यादा, क्योंकि न्यूट्रिनो जो है वो बहुत मुश्किल से इंटरेक्ट करता है। तो एक तरह से आप ये समझ सकते हो कि जितना पानी, उतने ही ज्यादा डिटेक्टर्स हमारे पास। ठीक है, यानी कि हर वाटर मॉलिक्यूल एक डिटेक्टर है, फिर आप ये समझ सकते हो। ठीक है, तो हम बहुत ज्यादा पानी लेते हैं उसके लिए। तो सुपर कामियोकांडी डिटेक्टर है ना, उसमें 50,000 टन पानी है, 50,000 टन, यानी कि 50 लाख किलो, ये मतलब है। ठीक है, 50,000 टन। अब चूंकि पानी में प्रोटॉन है, हाइड्रोजन आयन से मिला है ना, बना हुआ है ना वो, तो एक तरह से हमारे पास बहुत ज्यादा पानी है वहां पे, या फिर एक तरह से बहुत ज्यादा प्रोटॉन्स है। तो हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ओके, हमने ये फैसिलिटी बनाई हुई है न्यूट्रिनोस को डिटेक्ट करने के लिए, लेकिन हम यहाँ पे एक और काम भी कर सकते हैं कि हम ये देख सकते हैं कि कितने प्रोटॉन्स डिके करते हैं। प्रोटॉन डिके देखते हैं। अगर अगर तो बहुत लंबा टाइम है प्रोटॉन्स का डिके करने के लिए, और ये सिंपल सी अगर एफएससी में जो पढ़ाई जाती है ना, रेडियो एक्टिविटी, वो वाली इक्वेशन भी अगर आप यूज करो, तो आपको पता होगा कि अगर आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हो, इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और जो डिके कांस्टेंट है वो बहुत छोटा भी हो, तो आप एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम में एटलीस्ट एक डिके तो दिखेगा आपको, कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हो आपके पास। तो वो सुपर कामियोकांडी में है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें कोई प्रोटॉन डिके दिखे। बट इट टर्न्स आउट कि आई थिंक 20 साल हो गए हैं उसको, और एक भी प्रोटॉन डिके नहीं दिखा। ठीक है, तो फिर हम ये कर सकते हैं कि इस
सारे के सारे डाटा से हम एक लोअर बाउंड बना सकते हैं कि ओके प्रोटॉन का जो लाइफ टाइम है वो इस इतने साल से तो ज्यादा ही है। कितना ज्यादा हमें नहीं पता, लेकिन इतने साल से ज्यादा है, क्योंकि अगर इतने साल से कम होता तो फिर कोई ना कोई प्रोटॉन डिके कर चुका होता अभी तक। अभी टर्न्स आउट कि ये बाउंड जो है ये टाइट होता जा रहा है। जब स्टीफन हॉकिंग ने अपनी किताब लिखी थी ना 1988 1980s में, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, उसमें प्रोटॉन का जो लिखा हुआ है ना लाइफ टाइम वो है 10 to the power 31 ईयर्स। ठीक है, अब कई साल हो गए हैं उस किताब को लिखे गए। तो अब जो है ना आई थिंक 10 to the power 36, या आई थिंक अभी रिसेंटली ब्रायन ग्रीन का एक आया था पॉडकास्ट जो रोगन के साथ, तो उसमें ब्रायन ग्रीन ने कहा था 10 to the power 38, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा है, आप समझ सकते हो 10 to the power 36। तो ये जो बड़ा लाइफ टाइम है ना प्रोटॉन का, ये दरअसल रिलेटेड है कि वो जो मैंने बताए थे शुरू में एक्स एंड वाई बोसॉन्स वो इतने हैवी क्यों है। और आप ये कर सकते हो कि उनके मैथ का एस्टिमेट लगा सकते हो कि ओके ये एक्स वाई बोसॉन्स हैं जो कि एक्स्ट्रा हमें पार्टिकल्स मिल रहे थे SU5 में, इनका मैथ क्या होगा। तो इट टर्न्स आउट कि उनका मैथ जो है वो मैं GeVs में बता सकता हूँ, लेकिन मैं एक और प्रोटॉन से 1000 खरब गुना ज्यादा है, यानी कि 10 to the power 15 है। हाँ 10 to the power 15 नहीं, सॉरी नहीं, 10,000 खरब गुना ज्यादा 10 to the power 16 है। ठीक है, तो ये एक तो ये बात हमें पता लगी कि ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी में, यूनिफाइड थ्योरी में ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो कि बहुत हैवी होंगे और उनसे प्रोटॉन डिके जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि हमें ना ये पता है कि ये जो फोर्सेस है ना तीन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इनकी स्ट्रेंथ जो है ना वो हर एनर्जी पे सेम नहीं होती। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है ना वो ज्यादा एनर्जीज पे वीक होती जाती है, इसको कहते हैं एसिम्प्टोटिक फ्रीडम, ये नाम है उसका। और यही हाल वीक एनर्जी का भी है, वीक फोर्स का भी है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम दो इलेक्ट्रॉन्स को फेंकें हल्की सी एनर्जी से तो वो थोड़ा सा पास आएंगे और रिपेल कर जाएंगे। ठीक है, अगर उनको बहुत ज्यादा एनर्जी से फेंके तो वो और पास आएंगे। ठीक है, तो वो जितना पास आएंगे वो उतनी रिपल्जन ज्यादा होगी। तो एक तरह से भी समझ सकते हो कि जितनी एनर्जी उतनी ज्यादा फोर्स, इस तरह समझ सकते हो। अब तो अगर आप इसको इस तरह देखो ना तो फिर ये बात बिल्कुल अजीब सी लगती है कि ज्यादा एनर्जी पे कम फोर्स, क्योंकि अगर आप क्वार्क्स को देखो तो क्वार्क्स में ऐसा ही होता है कि जितने पास होंगे उतनी कम फोर्स है। इसको कहते हैं एसिम्प्टोटिक फ्रीडम। अच्छा, तो स्ट्रॉन्ग और वीक फोर्स जो है वो कम होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो बढ़ती है। तो हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या कोई ऐसी एनर्जी है जिन पे इनकी स्ट्रेंथ सेम हो जाए। ठीक है, तो इट टर्न्स आउट कि वो भी ऑलमोस्ट यही एनर्जी है जितना मैस एक्स और वाई बोसॉन्स का है, 10 to the power 15 है। अगर आप सुपर सिमेट्रिक थ्योरीज लगाओ 10 to the power 16 है, यानी कि वही है बिल्कुल। तो इसको हम कहते हैं गट स्केल। गट स्केल का मतलब गट का मतलब है GUT, ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी स्केल, यानी कि 10 to the power 16 GeVs है। और इसको अगर आप इस तरह भी कह सकते हो कि 10,000 खरब गुना ज्यादा प्रोटॉन से की मैस से। तो इस एनर्जी पे जाके होनी चाहिए यूनिफिकेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, वीक फोर्स की और स्ट्रॉन्ग फोर्स की। अब ग्रेविटी की बात करते हैं। ग्रेविटी जो है वो अलग है, बहुत बहुत अलग है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारे पास जो फ्रेमवर्क है ना इन तमाम फोर्सेस की बात करने के लिए वो है क्वांटम फील्ड थ्योरी। ठीक है, अब क्वांटम फील्ड थ्योरी जो है ना उसमें एक चीज हमने सीखी हुई है कि ना उसमें ना एक नंबर्स होते हैं कुछ जो कि ना दरअसल फोर्स की स्ट्रेंथ को बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करूं तो उसमें वो नंबर जो है वो उसका कोई यूनिट नहीं है, वो डायमेंशनलेस यूनिटलेस नंबर है, उसको कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। ठीक है, और एक और चीज ये थोड़ी सी अजीब लगेगी जो पार्टिकल फिजिक्स में काम नहीं करते। पार्टिकल फिजिक्स में हम तमाम यूनिट्स को सिर्फ मास की डायमेंशन में लिख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ मास, हम स्पेस यानी कि लेंथ और टाइम को सेम यूनिट्स में लिखते हैं, यानी कि जो जो यूनिट लेंथ का है वो यूनिट हम टाइम का लेते हैं ताकि लाइट की स्पीड 1 हो जाए। ठीक है, लाइट की स्पीड 1 रखते हैं उसमें। और मैथ का जो यूनिट है वो उल्टा है लेंथ का, यानी कि जो लेंथ है अगर किसी सपोज करो मैं कहूँ कि एक चीज की जो लेंथ है वो मैं बताना चाहता हूँ कि क्या है, तो वो उसकी जो यूनिट्स होंगे ना वो इनवर्स मैस होगा, यानी कि इतने पर मैस, पर केजी का लो कुछ भी कर लो। ठीक है, तो ये अजीब सी बात है इसमें कि पार्टिकल फिजिक्स के यूनिट्स जो है ना उसमें हम हर चीज को हम मैस की डायमेंशन में लिख सकते हैं। तो उसमें हम ये नहीं बात करते हैं मीटर सेकेंड जॉल वगैरह, बस अगर हम ये कहते हैं ना कि इसकी डायमेंशन 4 है, इसका मतलब है कि इसकी मैथ डायमेंशन 4 है। ठीक है,
या फिर एनर्जी डायमेंशन 4 है, ठीक है, क्योंकि E इक्वल टू mc स्क्वायर अगर C1 है तो मास और एनर्जी सेम है। अच्छा, और अगर हम कहें किसी चीज की डायमेंशन -4 है, इसका मतलब है कि उसकी मास डायमेंशन -4 या फिर लेंथ डायमेंशन जो है 4 है। मैंने कहा ना कि लेंथ और मास उल्टा हो जाता है एक दूसरे के, ठीक है। अच्छा, तो अब क्वांटम फील्ड थ्योरी में ये होता है कि हम ना, ये जो होते हैं ना नंबर जो कि हमें स्ट्रेंथ बताते हैं फोर्सेस की, इनको हम कहते हैं कपलिंग कांस्टेंट्स, ठीक है। इनके ना हम यूनिट्स देखते हैं। अब जब लेग्रांजियन हम दिखते हैं ना किसी भी थ्योरी का, उसमें डिफरेंट इंटरेक्शंस जो होती है ना, एक लेग्रांजियन में ना कुछ स्ट्रक्चर क्या होता है लेग्रांजियन का, 3 तरह की ना टर्म्स होती हैं लेग्रांजियन में। पहली टर्म जो होती है, अगर आप सपोज करो क्वांटम फील्ड थ्योरी को छोड़ो, आप क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करो, क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है लेग्रांजियन, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, यही होता है ना, ठीक है। अब क्वांटम फील्ड थ्योरी में भी यही है। क्वांटम फील्ड थ्योरी में लेग्रांजियन होता है काइनेटिक एनर्जी, फिर एक और टर्म होती है उसको कहते हैं मास टर्म, लेकिन वो हमेशा नहीं होती, और फिर एक और टर्म होती है उसको हम कहते हैं, ये एक और टर्म या फिर टर्म्स होती हैं उनको कहते हैं इंटरेक्शन टर्म्स या फिर पोटेंशियल टर्म्स कह सकते हो आप उनको, ठीक है। अब अगर किसी टर्म का जो कपलिंग कांस्टेंट है उसकी अगर नेगेटिव मास डायमेंशन है ना, तो ये थ्योरी बहुत बुरी थ्योरी है, ठीक है। बुरी क्यों मैं बताता हूँ। अगर किसी कपलिंग कांस्टेंट की पॉजिटिव मास डायमेंशन है तो वो ठीक है, वो थ्योरी अच्छी थ्योरी है, क्योंकि अच्छी बुरी का मतलब क्या है, क्वांटम फील्ड थ्योरी में ना एक आइडिया है या फिर एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं रिनॉर्मलाइजेशन। रिनॉर्मलाइजेशन का मतलब ये है कि आप थ्योरी को फाइनाइट बना सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल ग्रेविटी है, वो रिनॉर्मलाइजेबल नहीं है, ये मसला है। तो रिनॉर्मलाइजेबल का मतलब ना होने का मतलब ये है कि उसकी जो मास डायमेंशन है उसका उसका कपलिंग कांस्टेंट क्या है ग्रेविटी का, वो जी है, जी, बड़ा जी जो है, तो उसकी जो मास डायमेंशन है वो -2 है, ये मसला है। तो वो रिनॉर्मलाइजेबल नहीं है। तो अब ये कह सकते हो कि जो ग्रेविटी है उसको समझने के लिए हम क्वांटम फील्ड थ्योरी नहीं यूज कर सकते। क्वांटम फील्ड थ्योरी यूज करेंगे तो वो रिनॉर्मलाइजेबल नहीं है, और उसको यूज करके अगर हम कैलकुलेशंस करेंगे, फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल कैलकुलेशन आप कर सकते हो कि दो पार्टिकल्स हैं जिनका मास है और वो इंटरेक्ट करते हैं ग्रेविटेशनली, और अगर वो एक ग्रेविटॉन एक्सचेंज करे ना तो कोई मसला नहीं है। मसला हमेशा क्वांटम फील्ड थ्योरी में कभी भी तब नहीं आता जब एक फोर्स कैरिंग पार्टिकल होता है, मसला नहीं आता। मसला तब आता है जब लूप्स आ जाए। तो अगर दो ग्रेविटॉन्स एक्सचेंज करते हैं तो ये एक लूप आ गया, यानी कि दो पार्टिकल्स जा रहे हैं, उन्होंने एक ग्रेविटॉन एक्सचेंज किया और फिर दूसरा किया, तो ये एक लूप है, इनको कहते हैं लूप डायग्राम्स। यहाँ मसला आता है, तो ये डायग्राम इन्फिनिट है, ठीक है। तो ये मसला है ग्रेविटी में। तो ग्रेविटी के लिए हम इसलिए बिलीव करते हैं कि उसके लिए हमें क्वांटम फील्ड थ्योरी नहीं काम करेगी, उसमें उसमें कोई और थ्योरी चाहिए, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग थ्योरी जो है उसमें चूंकि वो कन्फॉर्म टेक्निकल बात है, लेकिन कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी भी है, तो वो फाइनाइट, वो उसमें ऐसे इन्फिनिटीज नहीं आती हैं, ठीक है। तो ग्रेविटी इसलिए भी काम, हाँ ये हो सकता है कि आप ये कहो कि रिनॉर्मलाइजेशन का मसला ये होता है, अगर आप ये कहो कि मुझे ना हर एनर्जी पर रिजल्ट चाहिए, मुझे जितनी मर्जी ज्यादा एनर्जी हो उस पर भी मुझे रिजल्ट चाहिए, तब मसला होता है। अगर आप कहो कि नहीं, एक एक एनर्जी स्केल में चूज कर लेता हूँ, उससे नीचे नीचे मुझे रिजल्ट चाहिए, तो इस तरह की थ्योरीज को हम कहते हैं इफेक्टिव थ्योरीज, इफेक्टिव फील्ड थ्योरीज, तब कोई मसला नहीं है ग्रेविटी में। और लोग बनाते हैं इफेक्टिव फील्ड थ्योरीज, फॉर एग्जांपल कई लोग गैलेक्सीज के लिए इफेक्टिव फील्ड थ्योरीज बनाते हैं, लार्ज स्केल स्ट्रक्चर्स की कॉस्मोलॉजिस्ट काम करते हैं, तो इसमें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप हाई एनर्जीज की बात करो तो फिर वो रिनॉर्मलाइजेबल नहीं है, तो इसलिए ग्रेविटी जो है उसके मसले हैं। और दूसरी बात ये भी है कि ग्रेविटी की जो मैथमेटिक्स है ना वो नॉन लीनियर है, अगर आप जनरल रिलेटिविटी को देखो हाईली नॉन लीनियर है, जबकि क्वांटम में क्या है, क्वांटम फील्ड थ्योरी जो है वो ना, क्वांटम फील्ड थ्योरी नहीं कहना चाहिए, लेकिन क्वांटम थ्योरी जो है इटसेल्फ वो लीनियर है। तो ये खैर ये बड़ी रीजन, ये बड़ी नॉन रिनॉर्मलाइजेबल होना है ग्रेविटी का। जी, बहुत सी बातें कर दी आपने। जनरल रिलेटिविटी से शुरू हुए हम और फिर ग्रुप थ्योरी के कई एडवांस पहलुओं को देखा, उसके बाद स्टैंडर्ड मॉडल पार्टिकल फिजिक्स आई और उसके बाद फिर हम आए ग्रेविटी पे। लूप क्वांटम ग्रेविटी का भी आपने दरमियान में जिक्र किया कि अपना, खैर वो भी थ्योरी अभी बन रही है, नामुकम्मल है। एक कैंडिडेट हमारे पास ट्विस्टर थ्योरी है, नॉन कम्यूटेटिव जियोमेट्री है, यूक्लिडियन क्वांटम ग्रेविटी आती है। स्ट्रिंग थ्योरी की बात करें, क्योंकि अब ग्रेविटी के मुतल्लिक ही अगले सवाल आते हैं, स्ट्रिंग थ्योरी के मुतल्लिक ही हैं।
ये जो सारी हमने पीछे डिस्कशन की है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी ना किसी पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड थी। आखिर में हम पहुंचे तो स्टैंडर्ड मॉडल पे, पार्टिकल्स पे आए। तो ये बताइए कि स्ट्रिंग्स का क्वांटा क्या है, कौन सा पार्टिकल है जो वाइब्रेशन के लिए, स्ट्रिंग्स की वाइब्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? स्ट्रिंग्स के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। स्ट्रिंग थ्योरी जो है वो ये कहती है कि स्ट्रिंग्स रिस्पॉन्सिबल है पार्टिकल्स के लिए। अगर आप जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई एक बात कि जब फाइनमेंट डायग्राम्स के अंदर लूप्स आ जाते हैं ना, जब तो मसला होता है। ठीक है, तो मसला तब होता है जब फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सी बात करूं, अगर सपोज करो कि ये दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और ये दो ग्रेविटॉन एक्सचेंज कर रहे हैं, तो हम करते ये हैं कि हमें सिर्फ इनिशियल स्टेट पता होती है और फाइनल स्टेट पता होती है, बीच में क्या होता है वो हमें नहीं पता। तो हम क्या करते हैं कि ये जो जिस पॉइंट से पार्टिकल निकला है और जहां से पार्टिकल एब्जॉर्ब हुआ है, हम ये नहीं समझते कि इसकी ये कोई डेफिनेट पोजीशन होगी, हम हर पोजीशन को काउंट करते हैं। तो उसके लिए हम एक इंटीग्रेशन करते हैं, हम कहते हैं कि ये हो सकता है कि ये पार्टिकल गया और स्पेस में कहीं पे भी ऐसा हो सकता है कि ये पार्टिकल जो है वो एक दूसरा पार्टिकल इमिट करे, फोर्स कैरिंग पार्टिकल, और जो दूसरा पार्टिकल है वो कहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा, दूसरा पार्टिकल हमें नहीं पता, वो कहीं पे भी एब्जॉर्ब कर सकता है। तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं। मतलब क्या होता है जब पार्टिकल की एमिशन और एब्जॉर्प्शन जो है वो एक ही पॉइंट पे हो, तब इन्फिनिटीज आती है। ठीक है, स्ट्रिंग्स को अगर आप बात करो ना, तो अगर आप स्ट्रिंग्स की फाइनमेंट डायग्राम बताओ तो आपको कभी भी ऐसा नहीं दिखेगा कि वो सब कुछ एक ही पॉइंट पे हो रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए स्ट्रिंग्स में जो है वो इस तरह के इन्फिनिट रिजल्ट्स नहीं आते हैं। और स्ट्रिंग थ्योरी जो है, जैसे कि मैंने बात की कि जो थोड़े से टेक्निकल लोग हैं वो अगर समझते हैं इस चीज़ को कि एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी। कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरीज जो होती है ना वो होती हैं फाइनाइट, वो इन्फिनिट नहीं होती हैं, नॉर्मलाइजेबल होती हैं। नॉर्मलाइजेबल नहीं कहना चाहिए लेकिन फाइनाइट होती है। ठीक है, तो स्ट्रिंग थ्योरी जो है वो एक टू डायमेंशनल कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी है। टू डायमेंशनल का इसलिए है क्योंकि अगर आप स्ट्रिंग को देखो कि अगर वो स्पेस टाइम में से मूव करता है तो वो उसकी जो जिस तरह के अगर एक पार्टिकल मूव करे तो वो एक लाइन बनाता हुआ जाता है, स्ट्रिंग जो है एक शीट बनाता हुआ जाता है, तो कहते हैं वर्ल्ड शीट। तो हम जो आप कह सकते हो कि स्ट्रिंग थ्योरी भी एक तरह से फील्ड थ्योरी है, लेकिन वो फील्ड थ्योरी वर्ल्ड शीट के ऊपर है, और फील्ड्स जो है ना वो इटसेल्फ स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स है। ये उल्टा है, यानी कि अगर आप फॉर एग्जांपल शुरू करो ना नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स से। नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो रिलेटिविस्टिक क्यों नहीं है, श्रोडिंगर इक्वेशन क्यों नहीं है रिलेटिविस्टिक? अगर आप श्रोडिंगर इक्वेशन नहीं कहना चाहिए, जो ज्यादातर श्रोडिंगर इक्वेशन लोग पढ़ते हैं, ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन कभी कॉन्सेप्ट लोगों में खराब है काफी। तो श्रोडिंगर इक्वेशन वो वाली जो ज्यादातर लोग पढ़ते हैं, यानी कि आई टाइम्स टाइम डेरिवेटिव ऑफ साई इक्वल टू नेगेटिव एज कट ओवर 2m डबल डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, साई। ये मसला है असल में। तो मसला क्या है कि टाइम का सिंगल डेरिवेटिव आ रहा है और स्पेस का डबल डेरिवेटिव आ रहा है, तो रिलेटिविटी में तो ऐसा हो नहीं सकता। रिलेटिविटी में स्पेस टाइम सेम फुटिंग पे है। ठीक है, तो श्रोडिंगर इक्वेशन इसीलिए सही नहीं हो सकती रिलेटिविस्टिकली। तो उससे निकलने का तरीका क्या है? और एक और चीज कि जो क्वांटम मैकेनिक्स समझते हैं उनको पता होगी ये बात कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो स्पेस कोऑर्डिनेट्स हैं उनको ऑपरेटर्स बनाया जाता है, लेकिन टाइम को नहीं बनाया जाता। टाइम एक लेबल है, तो ये भी एक एसिमेट्री है स्पेस टाइम। तो अगर हमने कोई रिलेटिविस्टिक थ्योरी बनानी है तो उसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप जो स्पेस कोऑर्डिनेट्स हैं उनको भी ऑपरेटर ना बनाओ, उनको भी लेबल कर दो कि वो भी लेबल है किसी चीज पे। किस चीज पे लेबल है? वो फील्ड्स पे लेबल है, और फील्ड दरअसल ऑपरेटर्स हैं। तो ये जो अप्रोच है ये है क्वांटम फील्ड थ्योरी, कि स्पेस टाइम जो है वो लेबल है, और लेबल किस चीज पे है? फील्ड्स पे है। ठीक है, ये दरअसल क्वांटम फील्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप टाइम को भी ऑपरेटर बना दो, फिर भी ऐसा हो जाएगा कि स्पेस टाइम सेम फुटिंग पे है। तो अगर स्पेस टाइम इटसेल्फ वो है ऑपरेटर है सबके सब, तो लेबल क्या होंगे फिर? वेल लेबल है स्ट्रिंग वर्ल्ड शीट। तो ये दरअसल स्ट्रिंग थ्योरी है। ठीक है, तो स्ट्रिंग थ्योरी का ये बेसिक डिफरेंस है क्वांटम फील्ड। लेकिन है वो भी एक फील्ड थ्योरी, लेकिन उसमें लेबल जो है वो स्ट्रिंग वर्ल्ड शीट है। लेकिन क्वांटम फील्ड थ्योरी जो होती है ज्यादातर उसमें स्पेस टाइम जो है वो खुद लेबल होता है। बिल्कुल, मैं ज़रा मज़ीद थोड़ी सी डिटेल चाह रहा हूँ इसकी कि असल में मेरा क्वेश्चन ये था कि हम अगर एक आम आदमी को समझाएं आसान ज़बान में, ज़ाहिरी बात है वो टेक्निकल टर्म्स तो नहीं जानता, कि हर चीज़ की कोई ना कोई कंपोजिशन होती है।
नहीं ये बात सही नहीं है, स्ट्रिंग्स ये के किसने कहा आपको? नहीं, ये मैं ये बात ये अभी इससे पहले की है कि आम इंसान को अगर हम समझाएं, आम इंसान हाँ। की मैंने बात की है। मैंने ये उससे पहले बात की थी कि वो टेक्निकल टर्म्स नहीं जानता, कि हम्म। हर चीज की कोई ना कोई कंपोजिशन होती है। वो ये जानना चाह रहा है कि कॉमन मैन, एक ले मैन, कि स्ट्रिंग्स की कंपोजिशन क्या है। स्ट्रिंग्स स्ट्रिंग्स जो की चीज कंपोजिशन। वाइब्रेशन, हम्म। हाँ बोलो हाँ, बोलो। स्ट्रिंग्स जो वाइब्रेटिंग जो स्ट्रिंग्स हैं, वो असल में क्या कोई पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, क्या कोई और चीज वाइब्रेट कर रही है, वो क्या चीज है जो वाइब्रेट कर रही है। वेल आप अगर आप ये समझना चाहते हो ना कि वाइब्रेट उसको आप इमेजिन करना चाहते हो, तो इमेजिन तो हम क्वांटम मैकेनिक्स को नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि स्ट्रिंग्स जो है ना वो प्योर एनर्जी के बने होते हैं, प्योर एनर्जी के, ठीक है, वो किसी पार्टिकल से मिलकर नहीं बने हुए, वो प्योर एनर्जी के बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप में एक कैलकुलेशन कर सकते हैं, हमारे पास ना एक खास, थोड़ा सा टेक्निकल होऊंगा मैं, एक खास तरह का ना एक स्ट्रिंग है जिसको कहते हैं नंबू स्ट्रिंग। उसमें ना ये होता है कि आप स्ट्रिंग को हम्म, जितना वो करोगे ना, खींचोगे, ठीक है, उसकी एनर्जी उतनी ही हो जाएगी जितना आप खींचोगे, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि स्ट्रिंग की जो एनर्जी है वो सिर्फ उसकी लेंथ से आ रही है, ठीक है, वो एक खास तरह का स्ट्रिंग है जो ये करता है। तो स्ट्रिंग जो है वो किसी पार्टिकल से मिलकर नहीं बने, वो इस तरह की रस्सी नहीं है जिस तरह हम लोग समझते हैं, वो एनर्जी से मिलकर बने हैं। अच्छा, अम, हम इन स्ट्रिंग जब कहते हैं ना, हम तो ज्यादा कभी समझते हैं वो धागा है, धागा नहीं है वो। आप ये कह सकते हो कि ना वो एनर्जी है डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ पीस ऑफ स्पेस, ये समझ सकते हो आप, कि एनर्जी और को हमने क्वांटा क्या होगा उस एनर्जी का। क्वांटा, स्ट्रिंग इटसेल्फ क्वांटा है, स्ट्रिंग इटसेल्फ क्वांटा है, स्ट्रिंग यानी दूसरे स्ट्रिंग्स को। कंपोजिशन लेस कंपोजिशन एंटिटी एनर्जी है। है उसकी। अगर आप दूसरी चीजों की बात करो, फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि जो मैटर है उसको भी एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो अल्टीमेटली हर चीज की कंपोजिशन एनर्जी ही है। तो स्ट्रिंग जो है वो प्योर एनर्जी है, ये आप समझ। और एक और चीज कि ये बात पता नहीं कितने लोगों को बताया नहीं, लेकिन क्वांटम फील्ड थ्योरी में जो पार्टिकल्स होते हैं वो पॉइंट पार्टिकल्स नहीं होते हैं, वो पॉइंट पार्टिकल्स नहीं होते हैं, वो दरअसल एनर्जी ही होती है, एनर्जी क्वांटा होता है फील्ड के अंदर। यानी कि बिल्कुल ऐसा है कि सपोज करो एक समंदर है, ठीक है, उसमें कोई लहर नहीं है तो वो वैक्यूम है, ठीक है। उसमें अगर मैं एक लहर प्रोड्यूस कर दूं ना, तो वो दरअसल पार्टिकल है। तो वो लहर जो है वो एक पॉइंट पे तो नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी है, सिर्फ वो कुछ भी नहीं है। तो मतलब क्वांटम फील्ड आपके थ्योरी। कहने का मतलब है कि फील्ड्स की एक्स, वही जो हम बात पढ़ते हैं, एक्साइटेशंस पार्टिकल्स जनरेट कर हाँ रही हैं। हाँ हाँ एग्जैक्टली। चलें, खैर, ठीक हो गया। अब अगला सेक्शन की तरफ मूव करते हैं, छोटा सा बिल्कुल। अब हम अपने एंड पे ही चल रहे हैं, तालीमी निज़ाम के ऊपर, पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम के ऊपर। हम्म। सबसे जो एक परेशान कुन, और मैं समझता हूँ कि हमारे लिए है, जो लोग थोड़ा बहुत शौक रखते हैं पढ़ने का, उनके लिए तो एक मौत का फरिश्ता ही बना हुआ है। बताइए फिर जरा, पाकिस्तान की तालीमी हालत साइंस के मैदान में खास तौर पे इतनी यार ये तो कमजोर क्यों है। कई सारी के इसके वो हो सकते हैं रीजंस, लेकिन आई थिंक के वेल लोगों की प्रायोरिटीज नहीं सेट, आई थिंक। और इसमें और भी कई सारे फैक्टर हो सकते हैं। ये तो ये बहुत ब्रॉड क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम वैसा क्यों है जैसा वो है। इसमें ये भी आ सकता है कि कई सारे, फॉर एग्जांपल अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि एफएससी की जो बुक्स हैं, फॉर एग्जांपल पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, वो बहुत नाकिस है, तो उनको अगर हम चेंज करना चाहें तो इतना आसान काम तो नहीं है। जो उस नो। बुक के ऑथर्स हैं, जो उस बुक का माफिया है, वो चेंज नहीं करने देगा। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग खुद बड़े सिंसियर हैं, सब के सब, मैं पूरी आवाम की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, पूरी कौम की, कि हम में ही ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि वो बदले सिस्टम, ठीक है। तो इसके अलावा एक और चीज़ भी है कि हम लोग ना अपने वो नहीं सही सेट करते, क्या कहते हैं, रोल मॉडल। हम लोगों के रोल मॉडल्स क्या हैं? जो टीवी के एक्टर्स हैं, ठीक है। हमारे रोल मॉडल्स कौन से हैं? जो फैशन यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, रोस्टर्स हैं, जो कॉमेडियंस हैं, ठीक है, उनको भी फॉलो करना चाहिए क्योंकि मैं खुद भी देखता हूँ कॉमेडियंस को, लेकिन उनके अलावा अगर आपको कोई और रोल मॉडल ना हो ना, तो बहुत बड़ा मसला है। अम, पाकिस्तान के बहुत सारे लोग हैं जो कि साइंस में काम कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनको हमारे लोग जो हैं, इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, ऐसा अगर ये तो होता है ना कि चलो कि जो लोग साइंस नहीं पढ़ते वो लोग मजाक उड़ाते हैं उन लोगों का, तो समझ आती है, चलो ठीक है कोई नहीं, लेकिन स्टूडेंट्स हैं, कई दफा, सब नहीं लेकिन कई दफा स्टूडेंट्स मजाक उड़ा रहे होते हैं उनका। ये बहुत दुख होता है देख के। तो वही बात है ना कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल
कोई अच्छी एग्जांपल मेरे जहन में इस वक्त आ नहीं रही, वरना मैं देता। लेकिन हम अपने खुद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को देखा हुआ है मैंने कि वो कोई साइंस में काम कर रहे तो वो उनको सिर्फ उस पर शुगल नहीं सूझ रहा होता है, बस मजाक उड़ाओ इस चीज़ का। बहुत कम होते हैं, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से लोग आते नहीं, जो लोग आते हैं पाकिस्तान से, जैसे कि मैं आपको बताया कि कोई कोई कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान से आते हैं साइंस में काम करने के लिए, वो लोग फिर उन माइनॉरिटी में से होते हैं जो कि नहीं उड़ाते मजाक इन चीज़ों का और सीरियसली लेते हैं इन चीज़ों को। और दूसरी बात ये कि एक ट्रेंड ये हमारे जो में है, कल्चर में है कि आपने अगर पैसा कमाना है तो आप काम करो, और आपने पैसा कमाना है तो आप पढ़ो। अगर आपके पास पहले से ही पैसा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बुडेरे के बेटे हो या चौधरी के बेटे हो, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बहुत गलत बात है। कई दफ़ा ऐसा, फॉर एग्जाम्पल जो लुइस डी ब्रॉगले जो है वो फ्रांस की अम, जो वो थी, जो उसका शाही खानदान था ना, उसका उसका वो आप कह सकते हो चश्मो चिराग था, एक तरह से कह सकते हो। लेकिन वो फिजिक्स में आया था। मैक्सवेल जो था उसके वालिदैन बहुत अमीर थे, इंग्लैंड के उमरा में से थे वो, लेकिन वो आया था। तो क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है कि सब कोई भी नहीं आता, कई लोग हैं जो बड़े प्रिविलेज फैमिली से होते हैं लेकिन वो आते हैं फिजिक्स में। तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए पढ़ना, ये जो है ना, क्या कहना चाहिए, ये जो अप्रोच है ये बहुत गलत है। तो मैं अभी सिर्फ इन जनरल पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, साइंस एजुकेशन की तो बात बाद में आएगी। इन जनरल मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूँ। और जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि अभी ये वाली बात के हमारे जो वो है तालीमी निज़ाम, अगर मैं सिर्फ बोर्ड्स की बात करूँ तो जैसे कि अभी आपको मैं शुरू में कहा कि टेक्स्ट बुक्स को बदलना इतना कोई आसान नहीं है, क्योंकि कोई माफिया नजर नहीं चाहते कि हम बदलें। बस ऐसे माफिया यूनिवर्सिटीज़ में भी है, जो जितना मैंने देखा है, अभी और मैंने और भी देखना है जिंदगी में इंशाल्लाह, लेकिन जितना देखा है कि वैसे माफिया यूनिवर्सिटी में भी हैं, जो फॉर एग्जाम्पल कई लोग होते हैं जो नहीं चाहते कि हम उन्होंने जो नोट्स कई साल पहले बनाए थे उनको वो नोट्स दोबारा बनाने पड़े उनको, तो वो सिलेबस ही नहीं चेंज करने देते हैं। ऐसे भी हैं टीचर्स। देखिए, वो मैं तो तो नोट सिस्टम को वैसे ही गलत समझता हूँ। मैं तो इसको बल्कि एक अजाब समझता हूँ नोट सिस्टम को स्टूडेंट्स के ऊपर। असल में किताब ना लगवाने की एक रीजन जो मुझे समझ में लगती है, वो टीचर्स अगर बुक नहीं लगवाते यूनिवर्सिटी लेवल पे, खास तौर पे वो बिल्कुल आपका कोर्स शुरू होगा, सेमेस्टर शुरू होगा, पहले दिन वो आपको दुनिया की 1500 अच्छी किताबों के हवाले दे देंगे, ये रेफरेंस बुक है, ये रेफरेंस बुक है। अगले दिन उसके अपने हाथ में नोट्स होंगे जो कि उसने गूगल स्कॉलर या इंटरनेट या यूट्यूब के लेक्चर सुन के इधर उधर से उसने तैयार किए होंगे। मैं मुझे जो समझ लगी है, बाकी आप क्योंकि फॉरेन सिस्टम से भी वाकिफ है, आप इसके ऊपर मजीद रोशनी डालें कि हमारे टीचर्स की यूनिवर्सिटी लेवल्स की अपनी इल्मी सतह नहीं है। वो हाँ। किताब नहीं पढ़ाता, वो खुद नहीं किताब असल में जानता। असल में वो ये कहना चाह रहा है कि मुझे नहीं आती, आप मेरे से ना पूछो, तुम्हारी मेहरबानी है। हाँ, नहीं कई इस चीज़ बारे ऐसी में हैं, आप कई आपके चीज़ उधर ऐसी इटली हैं। में क्या सिस्टम है? नहीं, नोट सिस्टम तो हर जगह है, कैम्ब्रिज में भी नोट सिस्टम है, हार्वर्ड में भी नोट सिस्टम है, नोट सिस्टम तो हर जगह है, लेकिन किताब को डिस्करेज नहीं किया जाता कहीं पे, बस ये बात है। नोट सिस्टम तो हर जगह है, अगर आप आर्काइव पे जाओ, आर्काइव पे आपको कई लोगों के नोट्स मिल जाएंगे। तो नोट सिस्टम तो है लेकिन वो नोट सिस्टम को बना दिया गया है हमारे लिए, वो अलग बात है। और जैसे कि मैंने अभी कहा कि लोग नोट्स को अपडेट नहीं करते, ये भी बहुत बड़ा मसला है कि जो आपका सिलेबस चेंज हुआ है उसके, यानी कि मेरा एक दोस्त था, वो क्या कर रहा था कि उसने ना अपने सीनियर से नोट्स लिए थे, और टीचर जो ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे लिख रहे थे ना, वो प्रिडिक्ट कर सकता था कि अब ये लफ्ज लिखेंगे व्हाइट बोर्ड पे, क्योंकि उसके सारे नोट्स को पहले से ही थे, तो वो चेंज नहीं करते सालों तक नोट्स। ठीक है, तो नोट सिस्टम इट सेल्फ बुरा नहीं है, क्योंकि हर जगह ही है नोट सिस्टम। और आई थिंक, अच्छा, यहाँ पे दो चीजें हैं। आई थिंक अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन में ना नोट सिस्टम की इतनी जरूरत नहीं है। नोट्स बनाने आने चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएट स्टडीज में बहुत जरूरत होती है नोट्स बनाने की, आदत की। मैंने अपने अंडर ग्रेजुएट में कभी नोट्स नहीं बनाए थे। जो मेरे क्लास फेलोज अगर कोई देख रहे हो ये, तो वो सेकंड करेंगे इस बात को। मैंने कभी नोट्स बनाए थे, लेकिन मुझे फिर सीखने पड़े नोट्स बनाने ग्रेजुएट एजुकेशन में। और ग्रेजुएट एजुकेशन में कई दफ़ा ऐसे होता है कि टॉपिक्स आपके जो होते हैं वो इतने स्पेशलाइज्ड होते हैं कि उन पर बुक्स होती ही नहीं है कई दफ़ा, तो आपको पेपर्स ही पढ़ने पड़ते हैं, नोट्स पढ़ने पड़ते हैं। तो नोट सिस्टम इट सेल्फ बुरा नहीं है, लेकिन आई थिंक अंडर ग्रेजुएट में ज़्यादा वाकई एजुकेशन पे तवज्जो, सॉरी, बुक पे तवज्जो देनी चाहिए। बुक ज़्यादा अब मेन फोकस होना चाहिए अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन में। हाँ, ये हो सकता है कि आप ये कह लो कि आप मल्टीपल बुक्स से पढ़ा सकते हो, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। और आप ये कर सकते हो कि आप चूज कर लो सेक्शंस। कई दफ़ा ऐसा होता है कि चैप्टर्स इतने लंबे होते हैं बुक्स के अंदर कि आप सारा चैप्टर नहीं पढ़ा सकते, तो आप चूज कर सकते हो सेक्शन, उसमें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन
और चलो अगर कोई नोट्स भी देना चाहता है और उसने खुद बनाए हुए हैं नोट्स तो ठीक है बना ले वो, लेकिन अगर कोई बुक से पूछ ले क्वेश्चन तो फिर उसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए। कई लोग करते हैं, कई लोग करते हैं, ज्यादातर अ, यही करते ही हैं। हम खैर हमारे तो यहाँ सभी ऐसा ही करते हैं, हम्म। क्योंकि उन्होंने खुद किताब नहीं पढ़ी होती। ये जो एक आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बयान किया, मैं उसके मुतालिक जरा आपकी राय जानना चाहता हूँ। आपने कहा कि सारी किताब या सारा चैप्टर नहीं पढ़ा जा सकता, उसके कुछ सेक्शंस जो हैं वो उठाए जा हम्म। सकते हैं, और बिल्कुल अपना 4 मंथ्स के सेमेस्टर में इंसान, बिल्कुल सही बात है, सारी किताब तो नहीं खत्म कर सकता हर सब्जेक्ट के ऊपर। हम्म। यूनिवर्सिटी एक कोर्स आउटलाइन या कोर्स कंटेंट्स फराहम करती है, हम्म। जिसमें सेलेक्टिव टॉपिक्स होते हैं। अगर आपने बुक से भी करने हैं तो आपको वो सेलेक्टिव फॉर्म में मिल जाते हैं। हम्म। लेकिन मैंने उसको बहुत गौर से और बड़े ध्यान से जब स्टडी किया ना, एनालाइज किया कोर्स कंटेंट्स को और बुक्स को, तो मुझे अक्सर बहुत ज्यादा मुझे ये चीज नजर आई कि जो यूनिवर्सिटी ने कोर्स कंटेंट्स फराहम किए हैं और दरमियान में जो टॉपिक छोड़े हैं, किताब ने उस टॉपिक को एम्फसाइज किया है कि ये टॉपिक जरूरी है, अदरवाइज यू विल लॉस योर कंटिन्यूटी। और जहां पे कंटिन्यूटी लॉस नहीं होती वहां पे डेविड ग्रिफ्ट जैसे राइटर्स हो गए, पार्टिकल फिजिक्स की बात करें बीआर मार्टिन हो गए, इन्होंने वहां पे बयान किया है कि आप इस सेक्शन को ओमिट कर सकते हैं। लेकिन हम्म। यूनिवर्सिटी के कोर्स कंटेंट बेतरतीब होते हैं। तो आपके वहां भी इस तरह ही है? आपके यहाँ क्या मतलब, यहाँ पे इटली में? मतलब नहीं, इटली में, इटली में। नहीं अब हमारे तो खैर अब बुक्स कम ही होती हैं, हमारे तो नोट्स और पेपर्स ज़्यादा होते हैं हम। लेकिन मैं ये कह रहा था कहूँगा कि यूनिवर्सिटी के कोर्स आउटलाइंस में डिसकंटिन्यूटी होना तो एक बाद का मसला है। बड़ा मसला तो ये है कि वो जो खुद कोर्स आउटलाइन देते हैं वो पूरा खुद ही नहीं कराते। ये ज़्यादा मसला है कि आप जो खुद मुंह से कह रहे हो कि हम पढ़ाएंगे वो तो पूरा पढ़ा दो ना। वो भी कई लोग पूरा नहीं पढ़ाते हैं हमारे। आई थिंक कई दफ़ा मैंने देखा है कि यूनिवर्सिटी के जो कोर्स आउटलाइन उन्होंने लिखी होती है ना, वो दरअसल उनकी जो मेन बुक होती है ना, फॉर एग्जांपल सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, उसमें वो किटल की बुक लेंगे और उसकी जो हेडिंग्स होगी ना वो दरअसल डाल देंगे सारे स्पोर्ट्स कोर्स आउटलाइन में। अगर आप देख सकते हो डिट्टो कॉपी होती है, मैच मैच करके देख सकते हो हेडिंग सारी की सारी। तो हम्म। आप जो खुद मुंह से कह रहे हो वो तो पढ़ा दो पहले पूरा। वो बात की बात हम देखेंगे कि जी वो कि इसमें ओमिट करने से कोई मसला तो नहीं होता। जो आप कह रहे हो कि हम पढ़ाएंगे, बहुत कम टीचर्स मैंने देखे हैं जो पढ़ाते हैं पूरे का पूरा कोर्स आउटलाइन, लेकिन ज्यादातर नहीं पढ़ाते। हमारे टीचर्स, इनको मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन वो हमेशा उनको मैं कोट करता हूँ कि उन्होंने हमारा जो बैच था ना पंजाब यूनिवर्सिटी में, उन्होंने 6 सेमेस्टर में क्वांटम मैकेनिक्स के साथ जो कर दिया था ना उन्होंने, वो मुझे शुक्र है मैंने खुद पढ़ी हुई थी पहले, लेकिन वरना तो मेरी कई सारे क्लास फेलोज ने पता नहीं क्या किया था। तो उनका कसूर ही था जाहिर है। अगर उन्होंने 5th सेमेस्टर में जो उन्होंने पढ़ाई थी ना क्वांटम मैकेनिक्स, वो भी पूरा नहीं पढ़ाया था कोर्स आउटलाइन, लेकिन जो 6th सेमेस्टर में पढ़ाया था उन्होंने एक लेक्चर लिया था पूरे सेमेस्टर में, एक लेक्चर। ये इनका स्टैंडर्ड था, एक लेक्चर। उसके बाद वो उन्होंने क्या किया कि प्रॉब्लम्स उठाई जेटली से, ठीक है, और प्रॉब्लम असाइन करते गए कि आपने ये प्रॉब्लम करके आनी है और फिर आगे बोर्ड पे एक्सप्लेन करनी है, ये प्रॉब्लम करके आनी है बोर्ड पे एक्सप्लेन करनी है, और एट द एंड उन्होंने एग्जाम में वही प्रॉब्लम देनी। बस ये होता है 6 सेमेस्टर क्वांटम मैकेनिक्स का। बिल्कुल, जेटली की किताब का आपने जिक्र किया, क्वांटम मैकेनिक्स की। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, आमतौर पे यहाँ जेटली को फॉलो किया जाता है क्योंकि वो एक आसान फहम किताब समझी जाती है। लेकिन लिबॉफ है, डेविड ग्रिफ्ट्स है, पॉल डिराक की किताब मिल जाए अगर क्वांटम मैकेनिक्स पे, फिर तो क्या ही बात है। तो किताब के ऊपर अब बात करते हैं कि एक किताब की सिलेक्शन कैसे की जाए। एक बहुत अच्छी अच्छा किताब को क्वेश्चन है। एक अच्छी किताब को कैसे सिलेक्ट किया जाए, मैं आपको ना जरा थोड़ा सा डिटेल में ये क्वेश्चन करूंगा। उसकी रीजन ये है हम्म। कि हम जब किसी को इनकरेज करने की कोशिश करते हैं कि आप सेल्फ स्टडी करो, बुक रीडिंग करो, तो वो बेचारे फंडामेंटल बुक्स पढ़े बगैर, किसी सब्जेक्ट की बुनियादी किताबें पढ़े बगैर, हैलिडे रेजनिक हो गई, फाइनमैन लेक्चर्स हो गए, वो डायरेक्ट कोई बड़ी किताब उठा लेते हैं। और जब उसको पढ़ना शुरू करते हैं तो दो मसले आते हैं। पहला मसला तो ये होता है कि वो उनको ये नहीं समझ लगती कि मैंने किताब उठानी कौन सी है। और दूसरा मसला उनको ये आता है कि वो किताब पढ़ते हैं, पूरे पैशन के साथ कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने फंडामेंटल्स नहीं पढ़ी होती, इस वजह से उसको उस किताब की गहराई की समझ नहीं लगती। तो इस मसले को आप कैसे देखेंगे? ये जो है ना क्वेश्चन के किताब सेलेक्ट कैसे करनी है, बहुत बेसिक क्वेश्चन और ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है इसका आंसर करना। कई दफा ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं एक ये बात कर सकता हूँ कि सपोज करो कि आपने एक कोर्स है उसकी किताब सेलेक्ट करनी है, तो ऐसा नहीं है कि हर बंदा जो है वो एक किताब के साथ रेजोनेट कर जाएगा।
तो फॉर एग्जांपल मैंने अपने कैरियर में जितना भी मैंने पढ़ा है अभी तक, उसमें मुझे अगर किसी कोर्स की किताब सेलेक्ट करने में मसला हुआ है ना सबसे ज़्यादा, तो वो न्यूक्लियर फिजिक्स है पहले तो, उसके बाद स्ट्रिंग थ्योरी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आई थिंक कुछ हद तक क्वांटम फील्ड थ्योरी भी है, लेकिन ये दो बहुत बेसिक हैं, बहुत ज़्यादा मसला हुआ था। तो किताबें बहुत सारी इसलिए हैं और वो बिकती भी इसलिए हैं, सबकी सब बिकती हैं कि हर बंदा एक किताब के साथ रेजोनेट नहीं करता। फॉर एग्जांपल मेरे डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में जो चेयरमैन है वो ना, वो हमारे कोर्स लेते हैं क्वांटम फील्ड थ्योरी का, ठीक है। आई थिंक उनको जो पसंद है किताब, राइडर की पसंद है, शर्निकी की पसंद है क्वांटम फील्ड थ्योरी की, क्योंकि मुझे दोनों किताबें बहुत अच्छी नहीं लगती। मुझे पेस्किन एंड श्रोडर बहुत पसंद है, ठीक है, और उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती पेस्किन श्रोडर, ठीक है। तो ये इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रास्ट भी हो सकते हैं। तो आई थिंक कि बुक सेलेक्ट करना जो है ना, वो किसी टीचर को ना थोपनी नहीं चाहिए बुक स्टूडेंट के ऊपर। ऐसा हो सकता है कि कई दफा, और मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने थोपी थी, वो बहुत ओपन माइंडेड बंदे हैं, वो उन्होंने कहा था कि आपकी मर्जी है। तो वैसे मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि किसी टीचर को ना थोपनी नहीं चाहिए किसी स्टूडेंट पे बुक। ऐसा हो सकता है कि एक स्टूडेंट जो है वो किसी दूसरी बुक के साथ ज्यादा रेजोनेट करे और एक बुक के साथ ज्यादा रेजोनेट ना करे। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए वो बुक ज्यादा अच्छी है जो ज्यादा मैथमेटिकली रिगोरस हो और इसकी मैथमेटिकल नोटेशन अच्छी हो, और इसके अलावा एक और चीज़ है कि इसका मैथमेटिकल टाइप सेट अच्छा हो। अब लोगों को लग सकता है कि यार ये कितनी अजीब सी रिक्वायरमेंट है, लेकिन हाँ ये है मेरे साथ। अगर किसी बुक में मैथ्स अच्छे टाइप सेट में नहीं लिखी हुई ना, तो मुझे अजीब लगता है बहुत। पेस्कल एंड श्रोडर में लेटेक्स में लिखी हुई है, बहुत अच्छी लिखी हुई है मैथ्स। अब एक किरेट्सिस की बुक है, एलियास किरेट्सिस की स्ट्रिंग थ्योरी की, उसमें मैथमेटिकल टाइप सेट को इतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो बुक बहुत अच्छी है इटसेल्फ, तो मैंने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लिया है उस पर, ठीक है। एक और बात ये कि न्यूक्लियर फिजिक्स की जैसे कि मैंने बात की, न्यूक्लियर फिजिक्स जो है ना, उसमें जब मैंने जब पढ़नी शुरू की थी, आई थिंक मैं था उस वक्त 5th सेमेस्टर में प्रॉब्लली, तो मैंने वो खुद से पढ़नी शुरू की थी जब, तो मुझे जिन बुक्स का पता था न्यूक्लियर फिजिक्स की, उनमें से एक तो थी सैगरे की बुक। सैगरे की बुक जो है ना, वो सैगरे नोबेल प्राइज विनर है, तो उसकी बुक मैंने कहा था मैं पढ़ूंगा, लेकिन वो काफ़ी पुरानी, आई थिंक 1980 की बुक है वो। तो वो बुक मैंने उठाई, तो वो अच्छी थी, बहुत अच्छी थी बुक। मैं आज भी मैं ख्वाहिश करता हूँ कि मुझे टाइम मिले तो मैं वो बुक पढूं, लेकिन ना प्रॉब्लली उस वक्त मैं नहीं रेजोनेट कर सका उसके साथ, क्योंकि वो ना बहुत केयरफुली बातें कर रहा था सारी की सारी। फॉर एग्जांपल वो डायरेक्ट इस पे नहीं आ रहा था कि न्यूक्लियस की बातें करना शुरू कर दे। वो पहले ना इस पे आ रहा था कि हम डिटेक्टर्स कैसे बनाते हैं पार्टिकल्स के, और फिर उसके पीछे बहुत डीप फिजिक्स है। फॉर एग्जांपल उसमें क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट करने होते हैं डिफरेंट तरह के पार्टिकल्स के। अब चार्ज पार्टिकल अगर हो, इलेक्ट्रॉन हो, तो फिर किस तरह होगा। मैं कहा ये तो, अलग चीजें हैं, ये मुझे अभी नहीं चाहिए। और फिर उसमें अल्फा पार्टिकल की, उसमें अल्फा डिके के बहुत अच्छा चैप्टर लिखा हुआ है, तो वो बुक इटसेल्फ बहुत अच्छी है। लेकिन मैंने ना कहा यार ये अभी मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, तो मैंने उसको छोड़ दिया। फिर मैंने उठाई कैप्लान की बुक, मैंने उठाते ही छोड़ दी। मैं कहा ये तो मेरे लिए बनी नहीं है। बुक इटसेल्फ बहुत अच्छी है, कई लोगों ने उससे पढ़ी हुई नहीं, तो वो बुक का मसला नहीं है, लेकिन वो मेरे लिए नहीं थी, बस ये मैं कह सकता हूँ। फिर मैंने एक और बुक उठाई, वो इंडियन ऑथर की थी, काकानी की, बहुत बड़ी बुक है, बहुत बड़ी बुक है वो। तो वो भी मैंने रख दी। मैं कहा यार मजा नहीं आ रहा, तो ऐसे हो सकता है। फिर मैंने बर्चम की बुक उठाई, बर्चम एंड जोब्स, उसमें न्यूक्लियर फिजिक्स भी है, पार्टिकल फिजिक्स भी, वो भी बहुत पुरानी है, तो फिर मैंने वो रख दी। मैंने कहा यार नहीं। फिर एक बुक मैंने ली, वो आप कह सकते हो कि स्टैंडर्ड बुक है न्यूक्लियर फिजिक्स पे, एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए मेरे ख्याल से, और 1000+ पेजेस हैं उसके। उसका नाम है इवांस द एटॉमिक न्यूक्लियस, ये नाम है उसका। वो भी बहुत पुरानी है, तो मैंने वो पढ़ी, मेरा नहीं मजा आ रहा। फिर मैंने उठाई क्रेन की बुक, और फिर मैं पढ़ता गया। क्रेन की बुक बहुत अच्छी है न्यूक्लियर फिजिक्स पे, और यानी कि मैं ये नहीं कहूँगा सबके लिए अच्छी है, मेरे लिए वो अच्छी थी। तो ये जो बुक सिलेक्शन है ना, मैं कहूँगा थोड़ा सब्र रखना चाहिए लोगों को। ऐसा नहीं है कि जो पहली बुक उठाओगे वो अच्छी होगी आपके लिए, हमेशा नहीं होगा बिल्कुल। ऐसे, ठीक है। उसके बाद आई थिंक कुछ हद तक मुझे मसला उसमें भी आया था, रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। तो जब आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ लेते हो ना, उससे पहले और उसके बाद और क्वांटम फील्ड थ्योरी पढ़ने से पहले आपको ना थोड़ा सा वो पढ़ना चाहिए, रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। इसमें डिराक इक्वेशन, क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन आती है। डिराक इक्वेशन बहुत जरूरी है, उसकी 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 डिटेल्स पढ़ना। तो उसमें एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट जो है ना, वो है जोर्कन एंड ड्रेल, ठीक है ना। वो पुरानी बुक है, लेकिन वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट है इसके ऊपर। अब मैंने वो पढ़नी शुरू की, मुझे याद है मैं अपनी नानी के घर था, वहां पढ़ता था मैं वो बुक।
तो वहाँ पे ना कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि ना आई थिंक एक्स्ट्रा थी। अब मज़ेदार चीज़ें थी वैसे वो, लेकिन वो एक्स्ट्रा थी। आई थिंक मैं फोर्थ वो स्ट्रीम ऐसे वो ट्रांसफॉर्म था, मुझे याद नहीं आ रहा सही तरह नाम उसका। तो वो मेरे लिए ज़रूरी नहीं थी उस वक्त। तो फिर ना हमारे एक वो थे साबका वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी के मुजाहिद कामरा, उन्होंने एक बुक लिखी थी स्टैंडर्ड रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। तो मैंने कहा ये ट्राई करते हैं, वो मैंने उठाई, वो बहुत अच्छी है। तो वो मैंने पढ़ी। मैं क्लाइंट गॉर्डन इक्वेशन और ये फोर वेक्टर्स जो का जो वो है सारी की सारी मैथमेटिक्स जो पार्टिकल फिजिक्स में यूज होती है वो, तो वो मैंने वहाँ पे बड़ी लॉरेंस इनवेरिएंस, उसके बाद क्लाइंट गॉर्डन इक्वेशन, डिराक इक्वेशन बहुत लंबा चैप्टर उन्होंने अच्छा लिखा हुआ है। तो वो मैंने पढ़े। जरूरी नहीं है कि फॉरेन ऑथर की बुक ही आपके साथ रेजोनेट करेगी, तो वो पाकिस्तानी ऑथर की थी तो वो मैंने पढ़ ली। ठीक है, तो वो कहीं से भी मिले, जरूरी नहीं है कि फॉरेन ऑथर की हो, और इंडियन ऑथर की भी हो सकता है कि अच्छी हो कई दफा बुक। ठीक है, ये डिपेंड मैं फिर कहूँगा आप पे करता है, आपके साथ कौन सी रेजोनेट करती है बुक। और जोकर एंड ड्रेल जो है वो पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो अच्छी बुक नहीं है। मैं बस ये और एक और चीज, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो मेरे साथ रेजोनेट नहीं करती, मैं कहूंगा वो मेरे साथ उस टाइम पे नहीं करती थी रेजोनेट। अब आज भी पढ़ूं मुझे बड़ा मजा आएगा बिल्कुल, उसको पढ़ने में। ठीक है, अच्छा। बिल्कुल। फिर जब क्वांटम फील्ड थ्योरी मैंने पढ़नी शुरू की ना, उसमें तो मुझे इतना, मैंने क्वांटम फील्ड थ्योरी पढ़नी शुरू की थी 2016 में, आज तक पढ़ रहा हूँ। ठीक है, खत्म ही नहीं हुई, क्योंकि वो उसमें मैं बहुत ऑन एंड ऑफ रहा हूँ। पहले बात तो मैं ये कहूंगा, मेरे 2017 के स्टार्ट में ही, फरवरी से लेकर मैं बिल्कुल अच्छी स्टेट में नहीं था, आज तक नहीं हूँ। लेकिन क्या कहते हैं, और मैं ऑन एंड ऑफ में रहा। उसमें एक बड़ी रीजन ये है कि मैं उसकी बुक्स में बहुत क्या कहते हैं उलझा हुआ रहा। तो सबसे पहले जब मैंने जो बुक उठाई थी क्वांटम फील्ड थ्योरी की, वो आई थिंक आई थिंक श्रेडनिकी की बुक थी। श्रेडनिकी की बुक जो है वो अच्छी है, लेकिन वो ना इतनी मैथमेटिकली रिगरस नहीं है जितनी मैथमेटिकली रिगरस मुझे चाहिए वो क्वांटम फील्ड थ्योरी पे बुक। उसकी एक अच्छी बात ये है कि ना उसने ना डिफरेंट स्पिन को ना डिफरेंट सेक्शंस में और डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, और उसके चैप्टर्स बहुत छोटे हैं, तो आपको ना एक अच्छा फील गुड आता है अगर आप ब्राउन के जल्दी बारे से। में क्या ख्याल है? ब्राउन भी अच्छी है, ब्राउन भी अच्छी, लेकिन मैं वो रेगुलर ठीक है मेरे साथ। अच्छा, उसके जो स्टडी की है ना, उसके ना छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तो आपको जरा फील गुड आता है कि आप जल्दी से चैप्टर खत्म कर रहे हो। तो ये एक अच्छी बात है स्टडी हाँ, की भी। ये चीज है, ये चीज बिल्कुल मैं इस चीज को मानता हूँ कि अगर चैप्टर्स छोटे हों तो किसी किताब को पढ़ना आसान हो जाता है। हाँ, जैसे आपने न्यूक्लियर फिजिक्स की कई किताबों का हवाला, कई किताबों का आपने नाम लिया, तो जॉन लिली को भी आपने स्टडी किया, उसके भी चैप्टर्स काफी। मैंने नहीं देखा, हो सकता है, हो हाँ, सकता जॉन लिली प्रिंसिपल न्यूक्लियर फिजिक्स प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, बहुत ही मुख्तसर और बहुत ही आसान मैनचेस्टर सीरीज की किताब है। है। और बड़ी ही आसान फहम में उसने जो है वो छोटे छोटे चैप्टर्स में न्यूक्लियर फिजिक्स को बहुत अच्छा कवर किया। ठीक है, मैं चलें, खैर देखूंगा आप उसको, मैं देखूंगा कंटिन्यू उसको। करें अच्छा, आप। तो जॉन लिली है वो? जी जी, जॉन लिली। ठीक, मैं देखूंगा उसको। अच्छा, तो तो श्रेडनिकी की बुक के बाद फिर मुझे मजा नहीं आ रहा था, अभी कह सकते हो कि श्रेडनिकी की बुक से। तो फिर मैंने ना इसमें एक मसला ये था कि ना मेरे ना उस वक्त वो नहीं बना था कोई बहुत यानी कि थोड़ा बहुत तो मुझे समझ थी, लेकिन कोई बहुत ज्यादा वो ज्यादा नहीं कहना चाहिए, लेकिन सफिशिएंट नॉलेज मुझे नहीं था ग्रुप थ्योरी का, ली अलजेब्रा का। ग्रुप थ्योरी का होता था लेकिन हम्म कंटिन्यूअस ग्रुप्स का नहीं पता था, ली अलजेब्रा हम्म और ली ग्रुप्स का। तो इसलिए मुझे बहुत मसला हो रहा था शुरू में। तो फिर मैंने ना क्योंकि ना असल में वही था कि ना मैंने ना नेट पे पढ़ा हुआ था, पेस्किन एंड शोल्डर ना वो नहीं उठानी। कोई लोग ये कहते हैं ना नहीं उठानी क्योंकि वो बहुत मुश्किल, उनको मुश्किल लगी होती है, असल में ये मसला होता है। तो मैंने कहा पता नहीं क्या होगा इसमें। ठीक है, तो मैंने वो नहीं उठाई शुरू पे। फिर मैंने एंथनी जी की एक बुक है, फर्स्ट कोर्स ऑन क्वांटम, नहीं, क्वांटम फील्ड थ्योरी इन अ नटशेल, ये बुक है वो। ठीक है, अच्छा, मैंने शुरू में वो पढ़ा ना, तो वो कॉन्सेप्चुअली वो बुक बड़ी अच्छी है, कॉन्सेप्चुअली वो बुक बड़ी अच्छी है। तो मैंने ना वो घर घर ले आया लाइब्रेरी से, तो मैंने वो पढ़नी शुरू की ना। फिर मैंने कहा यार थोड़ी देर बाद जब आई थिंक उसने उसने जब शुरू में ही ना वो करनी शुरू कर दी विक रोटेशंस वगैरह, मैंने कहा यार मजा नहीं आ रहा, फिर मैंने वो छोड़ दी। फिर मैंने आई थिंक राइडर की बुक थोड़ी देर के लिए देखी थी, फिर मुझे इसमें मजा नहीं आया, मैंने फिर वो भी छोड़ दी। फिर मेंडल एंड शॉ मैंने थोड़ी देर के लिए देखी थी, एक दो दिन के लिए शायद, फिर वो भी छोड़ दी। तो मैंने यार उठा दे ले लेते हैं पैस्किन, देखते हैं क्या होता है। तो मैंने जब उठाई, मैं आज तक छोड़ नहीं पाया उसको। पेस्किन शोल्डर बहुत अच्छी बुक है क्वांटम थ्योरी के लिए, लेकिन उसके लिए आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड होना जरूरी है। अगर आपको मैथ्स ऐसे में, पेस्किन एंड शोल्डर जो है ना वो बनी है उसके लिए जिसको ना कैलकुलेशंस करने का शौक है क्वांटम फील्ड थ्योरी में। ठीक है, लेकिन और बुक्स जो है वो इतना एम्फेसाइज नहीं करती कैलकुलेशंस। फॉर एग्जांपल
पेस्किन एंड श्रोडर जो है ना, उसमें थोड़ी टेक्निकल बात है, लेकिन पेस्किन एंड श्रोडर जो है ना, उसमें एक फॉर एग्जांपल एक रिजल्ट है, तो इतना मुझे याद नहीं आ रहा, आई थिंक में ना पोलराइजेशन वेक्टर्स होते हैं क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, उनका जो प्रोडक्ट है ना, उसमें ना सिर्फ उसमें दो टर्म्स हैं, सही तरह अगर मुझे याद है तो उसमें एक टर्म जो है ना, उसमें आता है मैट्रिक टेंसर, वो जो एक दूसरी टर्म भी है, लेकिन पेस्किन शूटर उसकी बात ही नहीं करता, वो बताता भी नहीं है कि वो टर्म है। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन में वो टर्म जीरो हो जाती है बाद में। ठीक है, तो अगर आप पेस्किन शूटर पढ़ो, आपको लगेगा कि ये पोलराइजेशन वेक्टर का जो प्रोडक्ट है वो इस टर्म के इक्वल होता है, पहले टर्म के इक्वल होता है, मैट्रिक टेंसर के इक्वल, क्योंकि वो बात सही नहीं है, क्योंकि पेस्किन शूटर का जो फोकस है ना वो कैलकुलेशन पे है। क्योंकि अगर आप देखो माइकल पेस्किन जो है ना, वो स्लैक में होता है, तो उसका काम, वो इंटरेस्टेड है प्रिडिक्शंस निकालने में। ठीक है, वो यानी कि वो थ्योरेटिकल बंदा तो वो है, लेकिन वो जो इसका एम्फोसिस है उस पे नहीं है कि मैं टोटलिटी में सारी चीज़ें बताऊं। अब क्वांटम फील्ड थ्योरी की और बड़ी अच्छी बुक्स आ गई हैं, फॉर एग्जांपल एक बुक है, मैंने इंशाल्लाह पढ़नी है, टाइम मिले तो, श्वार्ट्ज की बुक है वो, जो श्वार्ट्ज की, तो वो बड़ी अच्छी बुक है, और उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि पेस्किन में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पेस्किन एक बहुत क्वांटम फील्ड थ्योरी की किसी बुक के लिए ना एक बड़ा की चैप्टर होता है, उसको कहते हैं रिनॉर्मलाइजेशन ग्रुप। अब वो चैप्टर जो है ना, पेस्किन का चैप्टर नंबर 12 है, और उसमें ना एक होती है इंटीग्रेशन, जो कि बहुत बुरी होती है इंटीग्रेशन, उसको कहते हैं विल्सोनियन इंटीग्रेशन, वो बहुत गंदी इंटीग्रेशन है। अब इस तरह की इंटीग्रेशन का लेकिन दो तरीके होते हैं असल में ना, उस क्वांटम फील्ड थ्योरी में ना एक टेक्निक होती है, इसको कहते हैं रेगुलराइजेशन। उसमें हम ये करते हैं कि ना जो डायमेंशनल इंटीग्रेशन, रेगुलराइजेशन। हाँ हाँ हाँ, वो एक तरीका है रेगुलराइजेशन करने का। तो जी रेगुलराइजेशन जी के तरीके हैं, उसमें से एक तरीका डायमेंशनल और एक है पाउली विलास रेगुलराइजेशन। तो जी जी। अब जो पेस्किन है ना, उसने विल्सोनियन इंटीग्रेशन में आई थिंक डायमेंशनल नहीं की हुई, जहां तक याद पड़ता है उसने। और श्वार्ट्स में देखो तो श्वार्ट्स में आई थिंक है डायमेंशनल, जहां तक मैं सुना है, मैंने खुद नहीं देखा, लेकिन आई थिंक ये है श्वार्ट्स में डायमेंशनल रेगुलराइजेशन, और वो ज्यादा एलिगेंट है एज कम्पेयर टू पेस्किन। क्योंकि पार्टिकल फिजिक्स में हम ज्यादातर डायमेंशनल रेगुलराइजेशन को फॉलो करते हैं। हाँ, वो असल में ज्यादा आप कहते हैं एलिगेंट है वो। फॉर एग्जांपल अगर कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं, आई थिंक पेस्किन ने जो पहली लूप कैलकुलेशन की है ना, वो चैप्टर नंबर 6 में की है, और वो इसके ऊपर की है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फोटोन इमिट करके चला जाता है। तो ये लूप कैलकुलेशन जो है ना, उसने उसमें बात की थी पॉली विलास रेगुलराइजेशन की, डायमेंशनल रेगुलराइजेशन की बात नहीं की थी उसने उसमें। तो बाद में जब उसने फोटोन का वो निकाला था वन लूप तक प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन एम्पलीट्यूड, तो उसमें उसने बात की थी डायमेंशनल रेगुलराइजेशन के, उसके बाद वो फिर डायमेंशनल रेगुलराइजेशन की ही बात करता है, लेकिन विल्सोनियन में पता नहीं कि उसने ये यूज नहीं की। जहां तक मुझे याद पड़ता है कि शायद ये बात सही है कि उसने शायद ये वहां पे भी यूज नहीं। जो बुक रीडर्स हैं वो, एक मैं आपकी बात से ही बात आगे निकल आई, जो बुक रीडर्स हैं वो ये भी एक प्रॉब्लम फेस करते हैं कि कुछ ऑथर्स कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजों को छोड़ देते हैं। तो हम्म जैसे हम अगर एग्जांपल लें ग्रेविटेशन की, तो ग्रेविटी के ऊपर या जनरल रिलेटिविटी के ऊपर दो बड़ी मशहूर किताबें मानी जाती हैं, एक किप थॉर्न की ग्रेविटेशन है और एक उसके बाद में आने वाले शॉन एम कैरल की स्पेस टाइम एंड जियोमेट्री एंड इंट्रोडक्शन टू जनरल रिलेटिविटी। अब किप थॉर्न की अगर बात करें, इतनी मोटी किताब उसने लिखी है तो वो बड़ी कभी कभार अहम चीजें छोड़ जाता है, लेकिन शॉन एम कैरल एक लाइन में उसका कुछ ना कुछ आइडिया या कुछ ना कुछ मैथमेटिकल बैकग्राउंड अपने रीडर को दे देता है। तो ये भी एक बड़ी पजलिंग सिचुएशन हो जाती हाँ, ये है। वही बात है ना कि हर ऑथर जो है हर ऑथर जो है वो, जो डीप प्रिंसिपल है वो, ये बात तो ये है कि हर ऑथर से हर चीज नहीं लिखता। दूसरी बात ये कि वो जो आप बात कर रहे हो MTW की, वो तीन ऑथर्स ने लिखी है, चार्ल्स मिजनर, जॉन आर्कीबाल्ड व्हीलर और किप थॉर्न, ये तीन ऑथर्स हैं। और और किप जो, थॉर्न। हाँ, वो जो बिल्कुल व्हीलर है वो उन दोनों का सुपरवाइजर था। तो वो बड़ी बुक है, आपको ये याद रखना चाहिए कि वो अर्ली 70s में लिखी गई थी, तो उसके बिल्कुल बाद बिल्कुल। जो भी चीजें हुई हैं वो नहीं होगी उस बुक में। ठीक है, फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल वेव की डिटेक्शन जो है वो जाहिर बुक में नहीं होगी। डार्क एनर्जी कहना चाहिए, जो एक्सेलरेटेड यूनिवर्स की डिस्कवरी है वो उस बुक में नहीं होगी। शॉन कैरल की जो बुक है वो तो बहुत रिसेंट बुक है, और हो सकता है ऐसा कि उसने ऐसी ऐसी बातें की हो शॉन कैरल ने जो आज ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात ये है कि शॉन कैरल जो है ना, वो उसका वो है, उसका काम ना उसके ऊपर है, आई थिंक गैलेक्सी फॉर्मेशन पे वो काम करता है। वैसे शॉन कैरल उस पे भी काम कर रहा है, क्वांटम मैकेनिक्स इंटरप्रिटेशन के ऊपर, और वो मानता है कि जो जी जी। मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन है वो सही है। तो वो गैलेक्सी फॉर्मेशन पे काम करता है, और ऐसा हो सकता है कि उसके काम के लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें थी वो क्या कहते हैं,
शॉन कैरल ने बताई हो। अब ऐसी कोई स्पेसिफिक चीज जो MTW में नहीं है लेकिन शॉन कैरल की बुक में है, तो वो आप मुझे बताओगे तो फिर मैं देख सकता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं अब ज्यादा। नहीं, ऐसी कई चीजें हैं। जैसे अब हम टेंसर्स की बात करते हैं कि शॉन एम कैरल अपनी किताब में स्पेस टाइम एंड जियोमेट्री एंड इंट्रोडक्शन टू जनरल रिलेटिविटी में एक पूरा मैथमेटिकल बैकग्राउंड बनाता है टेंसर्स का, और इस तरीके से बनाता है कि एक आदमी जो टेंसर से ना वाकिफ है उसको भी समझ लग जाती है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि वो बहुत माहिर हो जाता है या स्पिनर्स तक पहुंच जाता है, ऐसा नहीं होता, लेकिन वो कुछ ना कुछ किसी हद तक टेंसर्स को सॉल्व करना शुरू हो जाता है। थॉर्न की अगर बात करें, आपने ग्रेविटेशनल वेव्स का जिक्र किया, अच्छा कैसी मजे की बात है कि खुद ही उसने डिस्कवर की है और खुद ही अपनी किताब में इसकी रेनोवेशन नहीं की। खैर, शायद आने वाले वर्जन्स में हो जाए। थॉर्न का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। थॉर्न ज्यादा मेरे नजदीक जो मुझे समझ लगी है वो अर्ली स्टेजेस, हिस्टोरिकल रिलेटिविटी और कुछ इस तरह की कोई बातें ज्यादा करता है, क्योंकि जाहिर ही बात है उसके अभी अर्ली स्टेजेस पे थी वो उसके दौर में, तो ये फर्क आ जाता चैप्टर है। में उसने बात की हुई है टेंसर्स की, ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स की, जो थॉर्न की बुक है उसमें। उसके बाद वो डिफरेंशियल फॉर्म्स पे आ जाता है, वो ज्यादा उसकी बात करता है आई थिंक थर्ड चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर में। लेकिन कैरल जो है वो टेंसर्स को ज्यादा डिटेल में, उनके ट्रांसफॉर्मेशन लॉज और थॉर टेंसर, जाहिर बात है बगैर टेंसर के रिलेटिविटी तो नहीं पढ़ी जा सकती, लेकिन कैरल जो है वो ज्यादा कॉम्पैक्ट और ज्यादा डिटेल में बात करता है आई थिंक टेंसर्स के बारे में। जो रिसेंट बुक्स हैं वो ज्यादातर यही करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर जो मैं जहाँ से मैंने जनरल रिलेटिविटी सीखी है वो है जनरल रिलेटिविटी वर्क बुक बाय थॉमस मोर। तो वो भी क्या कहते हैं टेंसर्स पे बहुत ज्यादा जोर देता है और एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा देता है। तो आई थिंक ये एक क्या कहते हैं इस चीज पे भी है कि इस चीज की वजह से भी है कि जो मॉडर्न तरीका है रिलेटिविटी पढ़ाने का वो ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू ओल्ड तरीका। तो आई थिंक आप मॉडर्न बुक से देखोगे ज्यादातर जो है वो काफी ज्यादा एम्फोसिस देती हैं टेंसर्स के ऊपर। और क्या कहते हैं जो MTW है ना, उसको आई थिंक ये समझा जाता है उसके बारे में कि वो रिसर्चर्स के लिए है बुक। तो कई दफा ऐसे समझा जाता है कि जो लोग उसको पढ़ेंगे वो उनको कुछ हद तक नॉलेज होगा टेंसर्स के बारे में, लेकिन ये एजम्पशन लगाना कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। तो अब जो मॉडर्न बुक्स हैं वो नहीं लगाती हैं एजम्पशन और वो बताती हैं टेंसर्स के बारे में बहुत ज्यादा। फॉर एग्जांपल अगर आप कैरल की बुक देख लो, अगर आप मूर की बुक देख लो, बर्नार्ड स्टूट्स की बुक है, उसकी बुक भी है, डेनेमेयर की बुक है। आई थिंक वो जो है एक बुक है मुझे पसंद नहीं है लेकिन वो है डीन वर्नो की बुक है, वो इतनी खास नहीं है लेकिन है अच्छी बुक। तो वो भी टेंसर्स की बात करती है। तो आई थिंक मॉडर्न बुक्स जो है उसमें ये है ट्रेंड कि वो टेंसर्स को काफी एक्सप्लेन करती हैं, ये बात है। फिर भी एक आम इंसान के लिए मल्टी डिमेंशनल, वो भी स्पेस के टेंसर्स की अगर बात करें तो मल्टी डिमेंशन स्पेस के इमेजिन करना बड़ा मुश्किल मरहला है ये, कि 3 डिमेंशनल स्पेस से आप स्पेस में और फोर्थ में कैसे मूव कर सकते हैं। ये एक बड़ी डिस्टर्बिंग और पजलिंग चीज हो जाती है, हो जाती है स्पेशली उन लोगों के लिए जो वेक्टर्स के आदी होते हैं। हाँ हाँ, ये बात वाकई सही है। लेकिन इमेजिन करना तो मुश्किल है क्योंकि, लेकिन ये है कि हम ज्यादा जब हम जनरल रिलेटिविटी की कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं हम बहुत ही कम इमेजिन कर रहे होते हैं। ज्यादातर जब हम कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं ना तो हम स्पेस टाइम के एक सबसेट की बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कई दफा ऐसे होता है कि हम थीटा और फाई कोऑर्डिनेट्स को जीरो कर देते हैं तो हम सिर्फ आर और टी की बात कर रहे होते हैं, तो वो इमेजिन करना आसान होता है उनको, बल्कि उसको बल्कि आप एक शीट पे भी लिख सकते हो। तो ऐसे होता है कई दफा। बिल्कुल। अब हमारी गुफ्तगू का ख़त्म हो चुकी है और बड़ा मज़ा आया आपके साथ गुफ्तगू करके, बड़ा अच्छा लगा, अच्छी इल्मी सतह है आपकी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम